आप सभी का अभिवादन, बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम लोग ये सामूहिक चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी सबको, आप लोग को विदित है कि अभी साधना सप्ताह जो कि 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के लिए प्रस्तावित है, वो चल रहा है और उसे 2 दिन के लिए, यानी कि आज रात तक के लिए एक्सटेंड किया गया था। अभी तक और आगे एक्सटेंड होगा, इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे भी एक्सटेंड हो जाए। तो इस साधना सप्ताह के क्रम में हम लोगों के लिए अनिवार्य किया गया था कि हम विभिन्न जो आईसीआर के संस्थान है, आईसीआर मुख्यालय है, या अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनके द्वारा जो भी सामूहिक चर्चा हमारे कार्य से संबंधित या हमारे संस्थान के मैंडेट से संबंधित या आईसीआर के पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ हम लोग भी अपने अपने संस्थानों पर किसी न किसी विषय पर सामूहिक चर्चा आयोजित करें। तो इसी कड़ी में निदेशक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक सामूहिक चर्चा कल आयोजित करी थी और दूसरी आज करने जा रहे हैं, जिसका विषय है इनोवेटिव अप्रोचेज फॉर ए सेल्फ रेलिएंट शिप सेक्टर इन विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। तो हमारा ये टॉपिक है। इसके अंदर हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं और जिसके लिए हमारे 4 स्पीकर हैं, डॉक्टर एस मिश्रा जी, डॉक्टर जी सोनवाने साहब, डॉक्टर आर पुरुषोत्तम ने और डॉक्टर राजीव कुमार। तो मैं इस सामूहिक चर्चा में इस चर्चा के अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर अरुण कुमार तोमर साहब, और यहाँ उपस्थित सभी स्पीकर और फिजिकली और वर्चुअली जितने भी लोग कनेक्टेड है, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबको पता है कि शिप सेक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके फार्मर्स, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स फार्मर्स है या स्मॉल पशुपालक है जिनके रिसोर्सेज कम है, तो उनके लिए, और बाकी जो कुछ लोग आजकल कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करते हैं, जो एनएलएम के तहत कई प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं, तो वहां पर भी। तो आज इसी उद्देश्य से हम कि कैसे भेड़ पालन के भविष्य को और भी सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भेड़ पालन हमारे ग्रामीण आजीविका, पोषण, सुरक्षा और सतत कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 की संकल्पना की ओर बढ़ते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि हमें जो भी पैकेज एंड प्रैक्टिस चल रहा है उसमें कुछ और भी इनोवेशन लाने होंगे, चाहे वो इसमें प्रजनन में हो, इसके स्वास्थ्य में हो, इसके हाउसिंग अरेंजमेंट में हो, या इसके जो भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं उनसे जुड़े हुए हो। तो हम इन्हीं सब चीजों पे आज वो चर्चा करेंगे। तो आरंभ में कि जिस डिस्कशन का टोन सेट करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि 1-2 मिनट अपना मार्गदर्शन करें और फिर हम आगे चर्चा की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद मिस्टर आईवी। आप सभी का इस दूसरी सामूहिक चर्चा में आपका स्वागत है। और आज के जो टॉपिक रखा है ये नीड ऑफ द ओवर है, और इसके जो हमारे स्पीकर्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें ब्रीडिंग के ऊपर डॉक्टर एस मिश्रा बात करेंगे, और हमारा जो शिप सेक्टर है उसकी हेल्थ के ऊपर हमारे डॉक्टर सोनावाना जी बात करेंगे, और जो क्लाइमेट रेजिलेंट जो आज का मुद्दा है कि क्लाइमेट के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके ऊपर हमारे एक और जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम NTRS गढ़सा से, वो अपनी बात रखेंगे। और जो क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का भी आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए अपना महती रोल कर रहा है, उसमें हमारे डॉक्टर राजीव कुमार जो बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित ये सामूहिक चर्चा जो आज का जो रखा गया है साधना सप्ताह वीक में, ये एक अच्छी शुरुआत है और इसके अच्छे इनपुट्स भी आएंगे। इसको हमारे अलावा दूसरे लोग भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसको देखेंगे। तो मैं जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टॉपिक को क्रिस्प और क्लियर रखें, जिससे कि सुनने वाला और देखने वाले को चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा नहीं होता है और जो भी समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2047 तक हमारे अपने देश को एक विकसित देश की श्रेणी में लाके खड़ा करना। तो उसको देखते हुए हमारा जो शिप सेक्टर है एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आबादी की जो मीट की, वूल की या मिल्क की या
इवन ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसकी डिमांड को पूरा करने में ये सेक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और डेफिनेटली आज की सामूहिक चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें हमारी कुछ फाइंडिंग्स, कुछ ऐसे बिंदु आएंगे जिन पे ये सीप सेक्टर लाभान्वित होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पहले प्रेजेंटर जो डॉक्टर मिश्रा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी जो आज की चर्चा है उसको अपने टॉपिक, जो उनका टॉपिक है ब्रीडिंग पाथवे फॉर ए फ्यूचर रेडी सीप सेक्टर, तो मैं अपने साथी डॉक्टर मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी चर्चा शुरू करें। डॉक्टर मिश्रा प्लीज। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। ये जो चर्चा का आयोजन किया गया इसके लिए मैं निदेशक महोदय और हमारे चीफ साहब को धन्यवाद देता हूँ। तो आज की जो ब्रॉड टॉपिक है, नई इनोवेशंस के समय हम ब्रीडिंग से क्या कर सकते हैं, तो मेरी जो चर्चा है उसकी टॉपिक स्ट्रैटेजिक ब्रीडिंग पाथवेज फॉर ए फ्यूचर रेडी शिप सेक्टर इन विकसित भारत 2047। नेक्स्ट। तो पहले हम देखें जो शिप सेक्टर में अभी हम कहाँ खड़े हैं। हमें पता है जो हमारे 2019 की शिप पॉपुलेशन थी वो 72 मिलियन से ज़्यादा थी, जिसमें हम दुनिया में 2 नंबर पे आते हैं उस समय के आंकड़े के आधार पर, और जिसमें हमारे ग्रोथ 2012 के हिसाब से 14% से भी ज़्यादा था। जो मेजर स्टेट्स है जहाँ पर शिप पाले जाते हैं उनमें से अगर हम राजस्थान को छोड़ दें तो फिर देखें 5 टॉप स्टेट्स जो है वो साउथ से आते हैं। तो इससे भी हमें पता चल रहा है जो किस डायरेक्शन में हमारे शिप सेक्टर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि साउथ के जो ब्रीड्स हैं मोस्टली वो नॉन वूली ब्रीड्स है, और राजस्थान आज के दिन में 4थे नंबर पर है इसमें। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है लगभग 50.5% जो शिप पॉपुलेशन है वो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप के हैं, वो लो परफॉर्मर होते हैं, उनका किसी ब्रीड से कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। और आज के दिन में 46 जो है इंडिजिनस ब्रीड रजिस्टर्ड हुए हैं, और एक हमारे अविशान जो फर्स्ट सिंथेटिक ब्रीड है वो रजिस्टर्ड। टोटल 47 ब्रीड अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर मटन प्रोडक्शन की बात करें तो 24-25 के आंकड़े के हिसाब से टोटल मीट प्रोडक्शन का 11% के करीब जो है शिप से आते हैं मटन से। तो 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन टन से ज़्यादा अभी तक के सबसे हाईएस्ट है मीट प्रोडक्शन, मटन प्रोडक्शन शिप से। और ऊल की बात करें तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। जो 24-25 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 34.5 मिलियन केजी है। और शीप और गोट मीट जो है ये हम मोस्टली मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें हम 11,500 मेट्रिक टन 24-25 में हम एक्सपोर्ट किए हैं, और जिससे हमें लगभग 85 मिलियन US डॉलर प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चल रहा है जो हमारे शिप सेक्टर है वो पहले ऊल बेस्ड स्ट्रैटेजी से शुरू हुआ था, लेकिन आज धीरे धीरे ये मटन के तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट। अगर हम देखें जो शिप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स कैसा था, क्योंकि हम भविष्य की बात करें तो उससे पहले हम अतीत को भी देखना पड़ेगा, आज हम कहाँ खड़े हैं वो भी देखना है, और उसके हिसाब से हम भविष्य की क्या स्ट्रेटेजी होगा वो तय करें। तो जैसे बाकी और स्पीसीज की बात है, शिप में भी लगभग 70 के दशक में 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शिप ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ था। उस समय फोकस था क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर। जो इंडिजिनस ब्रीड्स थे उनको एक्जोटिक मेल से क्रॉस किया गया, और फोकस उस समय मटन और ऊल के ऊपर था। ऊल ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया और बाद में मटन को भी इंक्लूड किया गया। तो इस हिसाब से हमने हमारे जो संस्थान है यहाँ पर काफ़ी सारे नए ब्रीड हमने डेवलप किया है। अभिकालीन है, अभिवस्त्र है, अभिमांस है, भारत मेरिनो है, और इन ब्रीडों को अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कोई ऊल के लिए हैं, कोई कारपेट ऊल के लिए हैं, या कोई मांस के लिए हमने डेवलप किया है। ये जो स्ट्रेटेजी थे क्रॉस ब्रीडिंग का 1970s में जो शुरू हुआ, वो 1990s में जाके उसमें बदलाव किया गया, क्योंकि हमें ये पता लगा, जो भी आंकड़े उस वक्त तक उपलब्ध था, जो हमारे क्रॉस ब्रीड्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे जितना हम उम्मीद किए थे। तो 1990s में ये तय किया गया जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स है उनको सिलेक्टिवली हम ब्रीड करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग को हम छोड़ देंगे। तो उस समय AICRP के जो यूनिट्स थे उनको हमने नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन शिप इम्प्रूवमेंट NWPSI में चेंज किया,
और इसके बाद भी इस बीच में कुछ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू रहा जो पहले से चल रहा था हमारे संस्थान में, जिसमें हम आवासी को मालपुरा से, और हमारे जो अभी का सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्लैगशिप ब्रीड है वो है ओविशान। तो ओविशान की हमने स्टार्ट किया अराउंड 97 में, और 2016 में जाके हमारे ओविशान जो है वो रिलीज हुआ है फील्ड टेस्टिंग के लिए। तो 2025 में हमने देखा जो फर्स्ट सिंथेटिक शिप ब्रीड के हिसाब से रजिस्टर्ड हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम देखें NWPSI आज के दिन में किस स्थिति में है, तो पुराना जो इसके टेक्निकल प्रोग्राम थे उसमें हमने काफ़ी बदलाव लाए हैं। नवंबर 2024 से इसमें पुराना जो मेगाशिप सीड प्रोजेक्ट थे उसको भी मार्ज किया गया, और तब से अभी 14 यूनिट्स हैं हमारे पास, 14 इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जो 11 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सभी यूनिट्स में अभी हम फार्म्स और फील्ड दो कंपोनेंट रखेंगे। पहले कुछ यूनिट्स फार्म और कुछ फील्ड्स के होते थे, अभी हम फार्म्स के साथ फील्ड को एक कोऑर्डिनेटेड रिसर्च के हिसाब से शुरू करेंगे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है जो फार्म और फील्ड में हम जेनेटिक इवैल्यूएशन करेंगे। साथ में हमारी जो इकोनॉमिक शिप रियरिंग मॉडल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे शिप फार्मर्स के। जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जाएगा अलग अलग यूनिट्स द्वारा। और जो इसके इम्पैक्ट है, हमारे जो गुड जेनेटिक्स जो हम फार्म में कर रहे हैं वो फार्मर के फील्ड में कितना पहुंच रहा है, इस इम्पैक्ट को भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, तो आज के दिन में NWPSI के अलावा भी जैसे मैंने पहले कहा ओविशान शिप प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अभी स्ट्रेंथनिंग करना है इसको फार्म लेवल पे और फील्ड लेवल पे। इस प्रोलिफिक ब्रीड को, अनोखा ब्रीड है जिसको हम चाहते हैं फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लायर फ्लॉक के जरिए ये स्प्रेड हो। दूसरा हमारे पास जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो है डिजीज रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट, जिसमें हम हिमोंकास कंट्रोटर्स जो पैरासाइट है उसके अगेंस्ट में 2 ब्रीड मालपुरा ओविकालिन में रेजिस्टेंट और ससेप्टेबल लाइन्स डेवलप किया है और उनको हम अभी प्रोपागेट भी कर रहे हैं। तीसरा, हम शीप क्योंकि इंडिया में दूध के लिए नहीं पाले जाते, फिर भी 2 ब्रीड ऐसे हैं जो पटनवाड़ी और पंचाली, उनमें से पटनवाड़ी को एज डेयरी शीप हम डेवलप कर रहे हैं थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट, अगर हम देखें जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट किए हैं तो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ा परेशानी ये है जो नेशनल लेवल में कोई एनिमल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं है शिप में, और जिसके कारण परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग भी वो इम्पैक्ट होता है। लोगों में जो किसान हैं हमारे उनमें अच्छे ब्रीड के लिए और अच्छे जर्मप्लाज्म के लिए अवेयरनेस की कमी है। जो भी मेल्स हमारे पास कुछ ही ऑर्गेनाइज्ड फार्म में अवेलेबल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो कहीं पर अवेलेबल होता है और किसी एरिया तक हम पहुंच नहीं पाते। तो ये एक बड़ा इशू है। जो हमारे जर्मप्लाज्म रिसोर्स सेंटर है उसके कैपेसिटी कम होने की वजह से ये परेशानी होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है नेशनल और स्टेट स्पेसिफिक जो ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज है उसका स्ट्रक्चर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का अभाव है, वो हम नहीं कर पाते। अलग अलग एजेंसी, सरकारी गैर सरकारी, सभी लोग जो शिप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी जाती है। कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे ज़्यादातर किसान स्मॉल होल्डर प्रोडक्शन सिस्टम से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सिस्टम है, वहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी परेशानियाँ आती है। एक बड़ी परेशानी जो शिप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमने देखी है वो है हमेशा हमने ब्रीड को एम्फेसाइज किया, लेकिन उसके साथ जो होलिस्टिक अप्रोचेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल, हेल्थ केयर और मैनेजमेंट सपोर्ट, उसकी कमी रही है। कुछ ऐसा जैसे हम पहले बात कर रहे थे 50% जो हमारे ग्रेडिंग अप करने की ज़रूरत है जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स है, और एक प्रॉब्लम हो रहा है जो इनडिस्क्रिमिनेट माइग्रेशन हो रहा है जिसके वजह से क्रॉस ब्रीडिंग और डाइल्यूशन हो रहा है हमारे एस्टेब्लिश ब्रीड्स के। नेक्स्ट, कुछ और ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम फीमेल्स की पॉपुलेशन कम होने की वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाते, जिसके कारण सिलेक्शन इंटेंसिटी कम होता है और हम जो जेनेटिक प्रोग्रेस है उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे जो एनिमल्स है उनके जनरेशन इंटरवल भी बड़ा है। कई बार हम देखते हैं जो डाटा रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इनकॉन्सिस्टेंट है या अधूरा है। सिलेक्शन इंडेक्स जो हम बना रहे हैं वो सफिशिएंट डाटा के ऊपर बेस्ड नहीं है, जिसके कारण भी प्रोग्रेस हैम्पर होता है।
फार्मर की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत लार्ज स्केल में नहीं हो पाता है, जिसके कारण फील्ड लेवल में मल्टीप्लिकेशन जो अच्छे जार्मप्लाज्म है उनका कम हो पाता है। एक ब्रीडिंग हेल्थ केयर और मार्केट के हिसाब से जो एक कन्वर्जेंस होना चाहिए उसके भी कमी है। तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारे पास अच्छे जेनेटिक रिसोर्सेज तो है, लेकिन हमारे पास जो डिलीवरी सिस्टम है वो वीक है। नेक्स्ट, तो हमें क्यों स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग की जरूरत है ये हमें देखना चाहिए। हम सब जानते हैं जो शिप बहुत इम्पोर्टेंट एक एंटरप्राइज है, खासकर जो गरीब तबके हैं, जो हमारे सीमांत किसान हैं, गरीब किसान हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर हैं, उनके लिए पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है ये। शिप से हमें माटन और ऊल मिलता है। और एक चीज़ हम देखे हैं जो ड्राई लैंड, मोस्टली हमारे शिप्स जो है वो ड्राई लैंड एरियाज में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो शिप को अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे, जो पेस्टोरल और ड्राई लैंड इकोनॉमी है दोनों ही स्ट्रेंथन होगा। साथ में स्मॉल होल्डर रेजिलियंस भी आएगा। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम क्यों इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी बदलाव हम शिप डेवलपमेंट में ला सकते हैं, न्यूट्रिशन या हेल्थ केयर या अदर जो स्ट्रेटेजीज है वो टेम्पोररी है, उसको एक बार विदड्रॉ कर लेंगे तो उसका इफेक्ट भी वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो वो परमानेंट भी है, और साथ में जैसे कंटिन्यूअसली हम सिलेक्शन और ब्रीडिंग कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव गेन देता है। इसके जरिए हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, साथ में अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हमें फ्यूचर रेडी शिप चाहिए तो सबसे पहले उसको जेनेटिकली फ्यूचर रेडी करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर हम देखें क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए फ्यूचर रेडी शिप में, तो इसमें प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, जिसमें ग्रोथ रेट बढ़ेगा, उसके कार्कास यील्ड, मटन यील्ड बढ़ेगा, प्रोलिफिकेसी भी ज़्यादा होना चाहिए, लैम्ब सर्वेलिटी भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है, इनके फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, डिजीज रेजिस्टेंस पे भी हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा। अभी क्लाइमेट चेंज की ज़माना है तो क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए जो शिप हम तैयार करना चाहते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसीज भी अच्छे होने चाहिए, साथ में उसकी एडेप्टेबिलिटी लो इनपुट सिस्टम के हिसाब से अच्छे होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एक फ्यूचर शिप सेक्टर, तो इसमें जो कोई पॉलिसीज होना चाहिए उस पॉलिसी का अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए जो फार्मर रिलेवेंट हो, वो प्रोडक्टिव हो, रेजिलियंट हो और रियल फील्ड कंडीशन में वो एफिशिएंट हो, साथ में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड भी हो। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग अगर पाथवेज हम ढूंढे, जैसे हमारे टॉपिक का टाइटल हमने रखा है, तो मोटे मोटे 8 स्ट्रेटेजीज, 8 पाथवेज के हम बात कर सकते हैं, मेजर पाथवे। उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है जो हमारे कन्वेंशनल सिलेक्शन सिस्टम है उसको हमें स्ट्रेंथन करना है, कम्युनिटी बेस्ड ब्रीडिंग पे हमें जोर देना है, स्ट्रैटेजिक क्रॉस ब्रीडिंग को हम पूरा छोड़ नहीं सकते, स्ट्रैटेजिकली उसको यूज करना है, ग्रेडिंग अप भी करना है, और अभी के टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम मॉलिकुलर जीनोमिक ब्रीडिंग कर सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, इसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, साथ में डिजीज रेजिलियंस पे काम करने की जरूरत है। हमारे एनिमल क्लाइमेट स्मार्ट हो, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल फिनोटाइपिंग, ये प्रिसिशन ब्रीडिंग में हमें काफ़ी मदद करेगा, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है उनको भी हमें रैपिड डिसेमिनेशन के लिए यूज में लेना पड़ेगा। तो जो भी चेंजेस हम फ्यूचर के लिए करें, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल यही होना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज में भी है, जैसे हम वोकल फॉर लोकल जो ब्रीड्स हैं उनको एम्फेसाइज करें, उनको प्रमोट करें। मेक इन इंडिया, दैट मीन्स हम बाहर के जो ब्रीड्स है उनसे परहेज करें जितना संभव है, और मल्टीप्लाई करें फार्मर्स के जो इनकम है। अभी डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात हो रही है, इन फ्यूचर इसको और बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट, पहला जो स्ट्रेटेजी है जिसमें कन्वेंशनल सिलेक्शन को अगर हमें स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए हमें ब्रीड के अंदर ही सिलेक्शन करना है, ये उसके नींव है, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए उन एनिमल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमें अच्छे सायर और डैम की पहचान करना पड़ेगा उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिसमें हम ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम्स का फायदा ले सकते हैं। और फील्ड लेवल में क्योंकि प्रोपागेशन कम हो रही है तो फील्ड रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रोजेनीज हमारे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड रैम से पैदा होंगे उनके इवाल्युएशन करने की जरूरत है। अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो किन ट्रेट्स पे हम एम्फेसाइज करें? ट्रेट्स तो मोस्टली वही रहेंगे, ग्रोथ और ऊल मेन 2 प्रोड्यूसर्स है शिप के। इन दोनों के साथ साथ उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, सर्विलिटी और एडेप्टेशन,
इन तीनों चीज़ों को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम फ्यूचर ब्रीडिंग की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये होता है जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमें सही से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकेंड स्ट्रेटेजी फार्मर सेंट्रिक कम्युनिटी बेस्ड ब्रीडिंग होना चाहिए। इसमें ब्रीडिंग गोल जो है वो फील्ड रियलिटी के साथ अलाइन होना चाहिए। हम फार्म के हिसाब से करते हैं लेकिन फार्म के सिचुएशंस और फील्ड के सिचुएशंस में अंतर होता है, तो फील्ड के कंडीशन के हिसाब से हमें ब्रीडिंग गोल सेट करने की जरूरत है। हमें फार्मर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, जिससे जो सिलेक्शन प्रोग्राम है मोस्टली हम ऑर्गेनाइज फार्म में और इंस्टीट्यूशनल पर्सन्स जैसे साइंटिस्ट हैं या हमारे टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके जरिए करते हैं। इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है जिसमें फार्मर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी और हम इसको एडॉप्शन भी और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ाए। तो इसमें मेन जो चीज़ें हैं उसमें इंटरवेंशंस होगी, जो ब्रीडिंग ग्रुप्स विलेज में बनाने की जरूरत है। रैम सिलेक्शन को पार्टिसिपेटरी बनाना पड़ेगा जिसमें फार्मर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। कम्युनिटी बेस्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग की हमें इनिशिएट करना पड़ेगा और जो लोकल जार्मप्लाज्म है उसको हम एम्फेसाइज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन उसका बढ़ाएंगे। तो ब्रीडिंग तभी सफल होता है जब फार्मर उस ब्रीडिंग प्रोग्राम में एज पार्टनर जुड़ेंगे। थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजीज है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। जो हमने पहले बोला है, जो क्रॉस ब्रीडिंग को हमें स्ट्रेटेजिकली यूज करना है क्योंकि हमारे देश में अपरेल वूल शिप, इंडिजिनस शिप अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रॉस ब्रीडिंग को बहुत लिमिटेड तरीके से स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं हमारे जो टेम्परेट एरिया के ब्रीड्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारे जो भी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा वो रीजन स्पेसिफिक होगा और उसके बाद हमें कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग करने की जरूरत है जिससे जो एस्टेब्लिश ब्रीड है वो डाइल्यूट ना हो। लार्ज जो नॉन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन है उसको इम्प्रूव करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सस्ता और कम टाइम कंज्यूमिंग जो तरीका वो है उनका ग्रेडिंग अप करना है। तो उसी ब्रीडिंग ट्रैक्ट में जो एस्टेब्लिश ब्रीड्स के मेल्स है उनके जरिए उनके ब्रीडिंग करना है, ग्रेडिंग अप करना है। और इसमें जो एलाइट रैम्स है एस्टेब्लिश ब्रीड्स के उनके यूज किया जाएगा। एक पॉइंट जो पहले भी मैंने कहा, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर साथ में मैनेजमेंट, इसको भी हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो टारगेटेड क्रॉस ब्रीडिंग और सिस्टमेटिक ग्रेडिंग अप, यही दो हमें आगे इसमें चेंज लाएगा। नेक्स्ट आता है जीनोमिक और मॉलिकुलर ब्रीडिंग। अभी जैसे नए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, हम इजीली जीनोटाइपिंग कर सकते हैं एनिमल्स की। तो जो जीनोमिक डाटा है उसको हम फिनोटाइपिक डाटा के साथ इंटीग्रेट करके एनिमल सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज यही होगा, ये बहुत अर्ली एज में सिलेक्शन हम कर पाएंगे और जो जेनेटिक गेन में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे वहाँ पर भी हमें ज़्यादा गेन मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा और ज़्यादा भी मिलेगा। तो जीनोमिक सिलेक्शन की बात करें तो इसमें मॉलिकुलर डाटा के बेसिस पे हम जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे एक्यूरेट और अर्ली सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे जीनोमोइड एसोसिएशन स्टडी है, उसके जरिए अलग अलग मार्कर्स को जो इम्पोर्टेंट ट्रेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन सिग्नेचर के जरिए हम एडाप्टिव और रेजिलियंस ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो जीन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल उनको आइडेंटिफाई करके सिलेक्शन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो एक और रहता है जो मार्कर असिस्टेड, हम ऑलरेडी अविशान प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, जीनोमिक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज को हम यूज करें और साथ में हम क्लाइमेट रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी शिप ब्रीडिंग को एनेबल करें। तो जीनोमिक ब्रीडिंग जो है ये हमें फास्टर और प्रिसाइज जेनेटिक गेन दे सकता है। नेक्स्ट, डिजीज रेजिस्टेंस और रेजिलियंस के भी हमें रेजिलियंस के लिए हमें अलग से ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने की जरूरत है। हेल्थ और हार्डीनेस, ये दो ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम में अक्सर सिलेक्शन के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसको भी आगे की सिलेक्शन प्रोग्राम में, ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करने की जरूरत है, जिसमें अलग अलग पैरासाइट्स के लिए जो रेजिस्टेंट जीन्स है उनको हम ढूंढ सकते हैं, मार्कर्स को ढूंढ सकते हैं और उनको सिलेक्शन प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इम्यूनो कॉम्पिटेंस के लिए या रोबस्टनेस के लिए भी हम एनिमल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो, लॉस जो हो रहा है बीमारी के वजह से वो कम होगा। एनिमल वेलफेयर को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल वेलफेयर। और साथ में जो फ्लॉक हेल्थ है वो भी हम सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो जब हम ब्रीडिंग रेजिलियंस के लिए करेंगे तो हम एम्फेसाइज करना है हीट स्ट्रेस पे, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस पे और डिजीज चैलेंज पे। नेक्स्ट,
क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग की अगर बात करें तो इसमें हीट टॉलरेंस भी आएगा, साथ में जहाँ पर ड्रॉट कंडीशन से वाटर स्कार्सिटी होता है तो हमें ऐसे एनिमल सिलेक्ट करना है जो वाटर स्कार्सिटी कंडीशन में भी, ड्रॉट कंडीशन में भी सरवाइव कर पाए और अच्छे प्रोडक्शन दे पाए। वहाँ पर न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी भी रहेगा। हमें मीथेन एमिशन पे भी ध्यान देना है, जो एनिमल्स लो मीथेन एमिशन करेंगे उनके सिलेक्शन हम करेंगे और उनको प्रोपागेट करेंगे। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको भी हम सिलेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। साथ में ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्लाइमेट स्ट्रेस कंडीशन में भी हमें इंक्लूड करने की जरूरत है। इसमें जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको इंडिजिनस ब्रीड हम जानते ही हैं, जो ये क्लाइमेट अडाप्टेड है, हमारे कंडीशन में ऑलरेडी वो ढला हुआ है, तो उसको अडाप्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं जिससे उसका प्रोडक्शन अफेक्टेड हो सकता है। तो लोकल इंडिजिनस ब्रीड्स को हम प्रोपागेट करें और इसको हार्डीनेस और एडाप्टिव एफिशिएंसी के लिए हम सिलेक्ट करें, साथ में जो इसका रेजिलियंस है उसको भी ना खोए। तो जब हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं तो ये एक डिलीवरेज स्ट्रेटेजी बनना चाहिए ब्रीडिंग का अंदर। नेक्स्ट, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो प्रिसिशन शिप ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करेगा, वो हमें डिजिटल डाटा कैप्चर करने में हेल्प करेगा। RFID, अलग अलग सेंसर्स या स्मार्ट ईयर टैग्स, इनके जरिए हम रियल टाइम में ऑटोमेटेड वेइंग कर सकते हैं और रियल टाइम में डाटा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज को, बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, ये सारी चीज हम IoT एनेबल्ड डिवाइसेस से कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो डाटा हम कैप्चर करेंगे, इस डाटा को AI के जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अच्छे प्रेडिक्शंस मिले, अच्छे उसके ब्रीडिंग वैल्यूज की हमें पता चले और उसके जरिए हम अच्छे एनिमल्स का सिलेक्ट कर पाए। तो इससे अल्टीमेटली जो होगा वो हमारे सिलेक्शन एक्यूरेसी बढ़ेगा और फिनोटाइपिंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इससे फास्टर जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाएंगे और ब्रीडिंग डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। तो ये दो टेक्नोलॉजीज जो है रियल टाइम प्रिसिशन सिलेक्शन में हमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट, प्रिसिशन फिनोटाइपिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग उसी के पार्ट है। इसमें हमें जो भी डाटा आ रहा है उससे हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी या रिप्रोडक्टिव सर्वाइवल एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसमें हमारे मोबाइल ऐप्स जो अभी AI एनेबल्ड ऐप्स आ रहे हैं वो हेल्प कर सकते हैं। ई रिकॉर्डिंग, RFID एनेबल्ड ऑटोमेटेड डाटा रिकॉर्डिंग, वेइंग जैसे मैंने पहले कहा, वो हमें हेल्प करेगा, मदद करेगा। और मॉनिटरिंग कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर और इवेंट्स इन द फार्म। तो जब हमारे पास अच्छे डाटा होता है तभी हम अच्छा ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT हमें काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ARTs, और ये रैपिड डिसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो जब हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे एनिमल्स तो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फास्टर प्रोपागेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्टर सिंक्रोनाइजेशन, एम्ब्रायो ट्रांसफर, इसके साथ साथ MOET भी काम कर सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन भी हमें हेल्प कर सकता है। इससे फास्टर मल्टीप्लिकेशन होगा, हमारे गुड जर्मप्लाज्म का वाइडर डिसेमिनेशन होगा और ब्रीडिंग भी हम कंट्रोल तरीके से कर सकते हैं। तो ये ARTs जो है हमें अपना जो अच्छे जेनेटिक्स है उसको रैपिड मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंजर्वेशन अलॉन्ग विद जेनेटिक इंप्रूवमेंट। जो इंडिजिनस एनिमल्स हमारे पास अवेलेबल है उनको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमें ब्रीड कंजर्वेशन पे जोर देना है। और इसके साथ साथ जो सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेस है उसके कैरेक्टराइजेशन हमें करते रहना है। और इन ब्रीड्स के जो इंडिजिनस ब्रीड है इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इनका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन जो है वो भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एनिमल को हमें बचाना है तो उसका इकोनॉमिक यूटिलिटी हमें फार्मर्स के सामने प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजन्स है उसके लिए अलग अलग ब्रीडिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बनना चाहिए। और इस काम को जब हम करेंगे तो हमें ये देखना चाहिए जो इनडिस्क्रिमिनेट जेनेटिक डाइल्यूशन को हम अवॉइड करें, और जो लोकल ब्रीड्स के अंदर एडाप्टिव ट्रेट्स है लोकल कंडीशन में अडॉप्ट करने का, उसको हम नेग्लेक्ट ना करें। तो हम ये कह सकते हैं जो अगर यूज के बिना अगर कंजर्वेशन करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता, और अगर इम्प्रूवमेंट भी कंजर्वेशन के बिना हम करते हैं तो भी वो रिस्की अफेयर होता है, क्योंकि भविष्य के लिए वो एनिमल हमारे पास अवेलेबल नहीं भी हो सकता है अगर हम उसका कंजर्वेशन पे ध्यान ना दें। नेक्स्ट,
एक अगर इंटीग्रेटेड ब्रीडिंग इकोसिस्टम हमें बनाना है तो इसके लिए जो रिक्विजाइट्स है वो है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या जो यूनिवर्सिटीज है, स्टेट एग्रीकल्चर वेटनरी यूनिवर्सिटीज, उसके साथ जो फील्ड ब्रीडिंग यूनिट्स है, फार्मर्स और जो फार्मिंग कोऑपरेटिव ग्रुप्स होंगे विलेजेस में, इन सबको हमें इंटीग्रेट करना है। जो हमारे पास डाटा है जिनोमिक और फिनोमिक डाटा, इन दोनों को भी हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छे एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज की और इसकी डिसेमिनेशन की फील्ड लेवल में उसकी बहुत ज़रूरत है, और साथ में पॉलिसी सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी सपोर्ट में हम ये कर सकते हैं, जो नेशनल शिप ब्रीडिंग रोड मैप बना सकते हैं, जिसमें ब्रीड और रीजन स्पेसिफिक हमें डेवलपमेंट प्लान लेना पड़ेगा। जो हमारे न्यूक्लियस और मल्टीप्लायर फ्लॉक्स है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग एक बड़ा ग्रे एरिया है, इसको हमें नेशनल लेवल पे स्ट्रेंथन करना है, और जिससे ट्रेसेबिलिटी भी बढ़ सकता है नए टेक्नोलॉजीज को यूज करके। तो इसमें पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी, ये तीनों की पार्टनरशिप होने की जरूरत है। साथ में अगर हम कोई ऐसा इंसेंटिव दे सकते हैं, जो फार्मर एलिट रैम यूज कर रहा है और साथ में ऑर्गेनाइज ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव की व्यवस्था अगर हम कर सकते हैं तो ये टेक्नोलॉजीज बहुत इजीली अडॉप्ट होगा और प्रोपागेट होगा फील्ड में। तो जब भी हम जेनेटिक प्रोग्रेस करते हैं, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट का कितने सपोर्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल आउटकम भी है। नेक्स्ट, तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं, जब भी हम स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग की बात करें तो हमें कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इंडिविजुअल जेनेटिक पोटेंशियल के बेसिस पे एनिमल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, इसको हमें एक स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन लेवल पे करना पड़ेगा। साथ में जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है उससे हमें स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग में जाना पड़ेगा। हमारे जो साइंस है, ब्रीडिंग की जो साइंस है, उसको फार्मर्स के साथ, क्लाइमेट के साथ और मार्केट के साथ अलाइन करने की जरूरत है। जब ब्रीडिंग करे तो कुछ ट्रेड्स जो पहले हम इग्नोर करते थे, जैसे उसके रेजिलियंस है या सेल्फ रिलायंस जो कैपेबिलिटीज है, उसको उसके प्रोडक्टिविटी के साथ हम जोड़े। तो जब ये सारे काम करेंगे तो हम कह सकते हैं जो एक इंडियन शिप का जो शिप सेक्टर का जो फ्यूचर है, वो सिर्फ कितने शिप हम मेंटेन कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके अच्छे से इम्प्लीमेंट, कितने इंटेलिजेंटली हम उस रिसोर्स को और कितने एक्यूरेटली सिलेक्ट करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, इंप्रूव करेंगे और प्रोपागेट करेंगे फार्मर्स फील्ड में, ये तय करेगा हम कहाँ तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्ट्रेटेजिक शिप ब्रीडिंग पाथवे जो है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या चैलेंजेस है उस पर प्रकाश डाला। अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग के बेनिफिट देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर चैलेंजेस देखें तो मुझे एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट दिखी है जो अभी हमें करने हैं। ऑल्दो हम लोग करीब 6 दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एट द रेट ऑफ विकसित भारत की बात करें तो अब केवल 2 दशक शेष हैं उस घड़ी को आने के, और आने वाले 2 दशक में बहुत सारे काम करने हैं। तो स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग का जैसा कि आपने हाईलाइट किया कि हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसमें, बेटर रैम सेलेक्ट करके, रैम सिलेक्शन बेटर है, देन फिर स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, लेकिन साथ में जो हमें इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे वो हो गए कि हमें हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, हाउसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो बायोटेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जीनोम एडिटिंग करके या ब्रीड को इम्प्रूव कर सके उस पर ध्यान देना होगा। तो आपको धन्यवाद देते हुए फिर मैं बाकी जो बचे हुए 3 एस्पेक्ट्स है जिसको आपने हाईलाइट किया कि स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पहला एस्पेक्ट मैं लेते हुए मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर सोनवानी साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रकाश डाले कि कैसे एक वन हेल्थ पैराडाइम को अडॉप्ट करते हुए जो स्मॉल रिमोनेंट है, चाहे वो सीप हो या गोट हो, उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी में या स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सर धन्यवाद सर। परम आदरणीय निदेशक महोदय और मेरे साथियों, इस ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है जिसमें अभी डॉक्टर मिश्रा जी ने ब्रीडिंग और पशु की नस्ल का इम्पोर्टेंस बताया है। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है ये ना केवल पशु के लिए, ना केवल मानव के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा टॉपिक है एडवांसिंग स्मॉल रूमिनेंट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू द वन हेल्थ पैराडाइम, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे हमने अभी मिश्रा जी ने जो
हमारे छोटे पशु है उनका क्या योगदान है ये बताया। अपना भारत जो है एक विकसनशील राष्ट्र है और इसके विकास में खेती, किसानी, पशुधन और फिशरीज ये सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें और इस योगदान को अगर बढ़ाना है तो हमें पशुओं की हेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ावा देना इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करते हैं नस्ल सुधार की, उसके न्यूट्रिशन की, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो है एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। और जब पशु स्वस्थ होता है तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी ही होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि अचानक कोई डिजीज आउटब्रेक आ जाता है और उससे पशु में मॉर्टेलिटी शुरू हो जाती है और जो किसान है उसकी जो आमदनी है वो चौपट हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो जलवायु परिवर्तन है इससे भी कई सारी मॉर्टेलिटीज हो जाती है, डिजीजेस आ जाते हैं और किसान को नुकसान सहन करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही अपने जो हेल्थ मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिसेस है तो किसान को नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो अपना हेल्थ है या स्वास्थ्य है या आरोग्य है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें संस्कृत में एक सुभाषित है, धर्मार्थ काम मोक्षणाम मारोग्य मूल मुत्तमम। इसका अर्थ है कि गुड हेल्थ इज द सुप्रीम फाउंडेशन फॉर अचीविंग द 4 गोल्स ऑफ लाइफ, दैट इज धर्मा, अर्था, कर्मा एंड मोक्षा। तो यही चीज अगर हम पशु में इम्प्लीमेंट करते हैं तो पशु में भी स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या होता है, तो उसका पहले तो फीड कन्वर्शन इफिशिएंसी में कमी आ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी, अबॉर्शंस जैसी समस्याएं आती है। फिर इसके बाद जो है डायरेक्ट लॉसेस जो होते हैं किसान को वो है मॉर्टेलिटी की वजह से, और इनडायरेक्ट लॉसेस जो होते हैं वो क्रॉनिक डिजीजेस के वजह से हो जाते हैं और पशु की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है और क्वालिटी है उसमें गिरावट आ जाती है, जैसे मिल्क, मीट और ऊल में कमी आ जाती है। कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसको हम सब क्लिनिकल डिजीजेस बोलते हैं, जैसे है पैराट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस। ये हमें दिखते नहीं है, लेकिन इससे पूरा जो अपना फार्म है उसमें प्रोडक्टिविटी स्लोली डाउन हो जाती है। अब आते हैं कि क्या केवल हम ये छोटे पशु की हेल्थ मैनेजमेंट करके ही हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ हमें एनिमल हेल्थ के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट हेल्थ की भी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों एस्पेक्ट्स है ये इंटर रिलेटेड है। क्योंकि हमारा एनिमल से संपर्क है, हमारा ह्यूमन से संपर्क है और एनवायरनमेंट से भी संपर्क है। हमारा एनिमल से जब संपर्क आ जाता है तब जूनोटिक डिजीजेस की रिस्क बढ़ जाती है। फिर आपको जैसे पता है कि जैसे हमारा जल है, वायु है, इससे हमारा डायरेक्टली संबंध है। अगर यही कॉन्टेमिनेटेड है, अगर हमारा पानी कॉन्टेमिनेटेड है, अगर हमारी मिट्टी खराब है और अगर हमारी वायु हवा प्रदूषित है तो इसकी वजह से जो डिजीज आउटब्रेक है वो बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल हमें ना केवल पशु स्वास्थ्य के बारे में सोचना है,
हमें ह्यूमन स्वास्थ्य के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में और जलवायु के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब इसमें मेजर चैलेंजेस क्या है हेल्थ मैनेजमेंट में? तो जैसे हमें पता है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं उसका कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संक्रामक बीमारियां किससे होती है? विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है, कवकीय बीमारियां होती है। और इससे एक तो मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। इसके कारण, इन्फेक्शियस डिजीजेस के कारण हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि कोई डिजीजेस ऐसे होते हैं अगर वो आपका मांस और या पशु उत्पाद उसके लिए पॉजिटिव आ गया तो इसका हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो ये रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये है एस्पेक्ट है जो जूनोटिक ट्रांसमिशन, मतलब जो डिजीजेस पशु से मानव को और मानव से पशु में आते हैं उसके बारे में भी सोचने की जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, जैसे एंडोपैरासाइट्स हो गए, एक्टोपैरासाइट्स हो गए, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जानवरों में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया डेवलप हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है और ओवरऑल एनिमल की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। कुछ कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े या जो हम बोलते हैं टिक्स, लाइसेस या माइट्स या मच्छर होते हैं जो बीमारियों को एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट करती है, एक वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जिसको हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, कीटोसिस और फिजिकल इंजुरीज और स्ट्रेस से जो मॉर्टेलिटीज होती है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जैसे सर्दी, अचानक सर्दी आ गई तो उसमें खास करके छोटे बच्चे हैं वो मर जाते हैं, उनमें मॉर्टेलिटी आ जाती है, या अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई तो उससे पशु की मृत्यु हो जाती है। फिर जो है पशु में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखी जाती है, उसमें मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका सप्लीमेंटेशन पशु के डाइट में होना बहुत जरूरी है, जिसमें कॉपर डिफिशियंसी हो गई, फास्फोरस डेफिशिएंसी हो गई, या फिर सेलेनियम डेफिशिएंसी हो गई, और विटामिन डेफिशिएंसी में B1, B12 डेफिशिएंसीज हो गई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज है। इसके कारण पशु में जो ग्रोथ होती है, बच्चे की जो ग्रोथ होनी है वो पुअर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव फेल्योर हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। कुछ कुछ ऐसे है कि जैसे प्लांट टॉक्सिसिटीज है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए जब हम पशु को चराने जाते हैं तब कौन सा प्लांट या वनस्पति ऐसे है कि जो पशु के लिए टॉक्सिक है या उसमें बदहजमी प्रोड्यूस करती है या टिम्पनी प्रोड्यूस करती है, उन प्लांट को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरी है। इससे क्या हो जाता है कि एक्यूट पॉइजनिंग हो जाती है, क्रॉनिक ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और अगर वो कंटिन्यूअसली खाता रहे कुछ कुछ प्लांट तो ओवरऑल पशु की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आजकल हम देखते हैं कि हमें उत्पाद बढ़ाना है, हमें ग्रेन का उत्पादन बढ़ाना है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो है पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जैसे एग्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं। अगर हमने इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, जुडिशियल यूज नहीं किया, तो यही जो एग्रोकेमिकल्स है वो अपने जो ग्रेन्स है जो हम उत्पाद करते हैं उसमें आ जाते हैं, या फिर अगर ज़्यादा ही छिड़काव किया है तो वो डायरेक्टली पशु ने अगर वो फॉडर खाया
तो उससे उसको एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं हो जाती है तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है। धीरे धीरे ये जो पेस्टिसाइड है वो शरीर में जाता है, बॉडी में, ऑर्गन में, सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट हो जाने के बाद कैंसर जैसी बीमारियां है या डायबिटीज जैसी बीमारियां है, इसका प्रकोप हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण से बहुत सी बीमारियां होती है। क्यों होती है कि जिसमें जो वेक्टर ट्रांसमिटिंग डिजीजेस है, मतलब जो डिजीजेस है जो वेक्टर बॉर्न है, इसमें जो वेक्टर है जैसे कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर है, इनका फैलाव ज़्यादा हो जाता है। फिर जो पैथोजन है वो अचानक से उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, और हीट स्ट्रेस से पशु के फीड इंटेक में और फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। इसके कारण डिजीजेस का प्रकोप बढ़ जाता है। उसके बाद जो है इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेस, कोई ऐसे अचानक बीमारी आ जाती है, जैसे कि हम हमारे फील्ड में देखते हैं कि एंजाइटिक नेजल एडिनोकार्सिनोमा है। ये नई बीमारियां है, इसके प्रति हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक्स नहीं है। तो ऐसी बीमारियों के बारे में हमें सावधान रहने की जरूरी पड़ती है, और इनके अगेंस्ट डायग्नोस्टिक और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी डेवलप करने की जरूरी है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसका वैक्सीनेशन हम बंद कर देते हैं कुछ सालों के लिए। तो क्या होता है कि कुछ सालों के बाद वो बीमारियां फिर से आ जाती है, तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वाला एस्पेक्ट है ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीजेस। जो डिजीजेस हमारे स्टेट में, हमारे राष्ट्र में और पड़ोसी राष्ट्र में है, वहाँ पड़ोसी कंट्रीज से हमारे राष्ट्र में आ जाते हैं, उनको हम ट्रांसबाउंड्री डिजीजेस बोलते हैं। इसके बारे में हमें नेशनल लेवल पे एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी डेवलप करने की जरूरी है। अभी एक पूरे विश्व में जिसकी बात चल रही है, जो वो एस्पेक्ट है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। दिन ब दिन ये जो एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं वो बीमारी के प्रति इनइफेक्टिव हो रही है। इसका कारण है कि ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप में जेनेटिकली रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है एंटीबायोटिक्स के प्रति, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो हम इसके लिए इसका एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज या मिस यूज ना करें। फिर हम अगर जरूरी है तो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें और मिनिमम यूज करें। और ये AMR जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम ये जो चैलेंजेस हमने देखे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन और कंट्रोल स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम प्रिसीजन डिजीज डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। एक्यूरेट डायग्नोसिस है तो भी हम डिजीज पहचान पाएंगे और उसके अगेंस्ट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कर सकेंगे, वैक्सीनेशन कर सकेंगे और प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकेंगे। तो इसमें प्रिसीजन डिजीज डायग्नोसिस में हमारे पास एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होनी चाहिए, जैसे PCR है, रियल टाइम PCR है। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबियल कल्चर, कन्वेंशनल टेक्निक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरो डायग्नोस्टिक मतलब एलाइजा मास टेस्टिंग के लिए सीरो डायग्नोस्टिक और AJID जैसे जो उपयुक्त साधन है वो हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ साथ ही फील्ड लेवल पे हम जाते हैं तो पेनसाइड टेस्ट, जिसको स्पॉट टेस्ट बोलते हैं, वो डेवलप करने की आवश्यकता बहुत है। दूसरा इसमें हम कर सकते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट, जो नए डिजीजेस आ रहे हैं इसके अगेंस्ट हमारे पास थर्मोस्टेबल
और मल्टीवैलेंट वैक्सीन्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो ऑलरेडी डिजीजेस है और ऑलरेडी हमारे पास वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन शेड्यूल है, हमारे संस्थान ने एक एनिमल हेल्थ कैलेंडर डेवलप किया है जिसमें हमने कौन से महीने में कौन सा वैक्सीन लगाना है इसके बारे में बताया है, और आपकी एक्टिविटी कौन से महीने में क्या करनी है और कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये एनिमल हेल्थ कैलेंडर का इफेक्टिव यूज हम करके डिजीज से होने वाला जो नुकसान है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर एक हम जैसे ह्यूमन में देखते हैं कि मास लेवल पे वैक्सीनेशन होता है, और जैसे पोलियो वैक्सीनेशन है तो पूरे कंट्री में पोलियो वैक्सीनेशन उस दिन इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस तरह की एनिमल हेल्थ में भी हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए कि इस दिन हम इस डिजीज के अगेंस्ट, जैसे पीपीआर है तो इस डिजीज के अगेंस्ट हम उस एरिया में वैक्सीनेशन करेंगे, टीकाकरण करेंगे, तो मास लेवल पे वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इस डिजीज का प्रकोप नहीं आएगा। दूसरा इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जो है इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज, जिसमें सर्विलेंस ऑफ डिजीज बहुत इम्पोर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। फिर क्वारंटाइन एंड मूवमेंट कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। टेस्ट एंड स्लॉटर पॉलिसीज, जैसे हमारे पास जो डिजीजेस है, पैराटीबी है जिसको हम जेडी बोलते हैं, या ब्रुसेलोसिस है, ये जो डिजीजेस है इनके अगेंस्ट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी काम नहीं करता है। तो ऐसे डिजीज को हमारे फ्लॉक में नहीं आ जाए इसके लिए हमें टेस्ट एंड कल स्ट्रेटेजी का अवलंब करना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस अगर हम इसको करें तो हम इससे पूर्णतः निजात नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसका जो लोड है वो कम कर सकते हैं, वो हमारे फार्म पे हमने देखा है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो पब्लिक अवेयरनेस है और फार्मर एजुकेशन डिजीजेस के बारे में, ये और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोसिक्योरिटी एंड हेल्थ मैनेजमेंट से बहुत डिजीज कंट्रोल में फर्क पड़ता है। तो ऑन फार्म हमें क्या मेजर्स लेने हैं, तो एक तो आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल्स, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन इम्पोर्टेंट है, और कंट्रोल्ड फार्म एक्सेस, बाहर के जो विजिटर्स है उनके लिए हम कंट्रोल करें तो बहुत सारे डिजीजेस हमारे फार्म में नहीं आ जाएंगे। फिर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, अगर आपके फार्म में आप बैलेंस्ड फीड डाइट देते हैं विथ मिनरल सप्लीमेंटेशन के साथ देते हैं, तो इस तरह के जो कॉपर डिफिशियंसी है और अन्य सेलेनियम है, B1 डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, इस तरह की डेफिशिएंसी हमारे पशु में नहीं आ जाएगी। पैरासाइट कंट्रोल हम कर सकते हैं बाय स्ट्रेटेजिक डीवर्मिंग, जैसे हम राजस्थान में सजेस्ट करते हैं कि हम अगस्त के महीने में इसको एक बार डीवर्मिंग करें तो पूरे साल में आपको डीवर्मिंग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें रोटेशनल ग्रेजिंग करके भी हम पैरासाइट का कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें जो हमारा वेस्टेज है, फार्म वेस्टेज है, या जो भी हम इंजेक्शंस है या वैक्सीन्स है या एंटीबायोटिक्स है, इसका प्रॉपरली अगर वेस्ट डिस्पोजल करे तो इसका वाटर के साथ कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा, सॉइल के साथ कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा, और जो हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो नहीं आएगा। तो इसलिए इन सारी बातों का हमें होलिस्टिक अप्रोच लेके विचार करने की आवश्यकता है। तो ये वन हेल्थ फ्रेमवर्क में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो वन हेल्थ में हम इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, जिसमें डाटा शेयरिंग बिटवीन वेटनरियंस एंड ह्यूमन हेल्थ सेक्टर में डाटा शेयरिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा
कि डिजीज के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन में डिजीज आ जाए या एनिमल्स में डिजीज आ जाए। फिर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन और अप्रोच लेने की आवश्यकता है, जिसमें वेटनरियंस, फिजिशियंस, इकोलॉजिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स इकट्ठा आ जाएंगे, तो इससे हम वन हेल्थ अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसमें डिजिटल लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, GIS बेस्ड डिजीज मैपिंग ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिर सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो अभी डॉक्टर मिश्रा जी ने भी बताया, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ आउटकम्स जैसे कि कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीजेस और सेफर एनिमल डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाए, तो हमारी जो 140 करोड़ जनता है उसको हम फीड करें। लेकिन ये भी एस्पेक्ट को हमें देखना है कि जो केवल प्रोडक्शन ही नहीं, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशियस प्रोडक्शन हो, डिजीज फ्री प्रोडक्ट्स हो, इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरी है। तो कंक्लूजन्स में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम ना केवल एनिमल हेल्थ के बारे में सोचिए, ना केवल ह्यूमन हेल्थ के बारे में सोचे, ना केवल एनवायरनमेंट हेल्थ के बारे में सोचो, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच से हम वन हेल्थ के बारे में सोचे। और इसके लिए हमें डायग्नोस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बायो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और फार्मर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम स्मॉल रूमिनेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और स्मॉल रूमिनेंट की ना केवल प्रोडक्टिविटी लेकिन क्वालिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं थ्रू वन हेल्थ अप्रोच से। मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम अभी जो निसंदेह बात कर रहे थे कि स्मॉल रूमिनेंट्स के जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है उसके एस्पेक्ट में मतलब वन हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया कि केवल सिप हेल्थ के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ, मतलब जो सिप के कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है उसका हेल्थ, और ओवरऑल इन्वायरमेंट हेल्थ। क्योंकि जब हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम का हेल्थ है वो जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और हेल्थ का इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, खास करके हम रिटायरमेंट के करीब जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं, तो हमें एक चीज का पश्चाताप हम में से अधिकांश को जरूर होता है कि यार हमने अपने पूरे लाइफ में सब कुछ पे फोकस किया लेकिन अपना हेल्थ को सेकेंडरी कर रखा, मतलब इसको हम फर्स्ट नहीं रखा, क्योंकि उस एज में आके हम इतने सारे मेडिसिन कंज्यूम करने लगता है कि फिर हम रिटायरमेंट जीवन का आनंद लेने के लायक नहीं रहते हैं। तो निसंदेह हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने बताया कि जो वन हेल्थ के लिए जो अपॉर्चुनिटी है और चैलेंजेज है, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं क्योंकि उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि मतलब ऑल ऑफ सडन आना नहीं है, ऑल दो ग्रेजुअली आ रहा है। बहुत सारे वैक्सीनेशन अलग अलग चीजों में हो रहा है, और इंडिया की बात करें तो अब इंडिया भी एक लीडिंग कंट्री हो गया वैक्सीन डेवलपमेंट में। जब हमने कोविड के दौर में देखा कि हमने कैसे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट किया कोविड वैक्सीन के लिए, और न केवल सेल्फ डिपेंडेंट किया बल्कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी करी, और वह भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 में। लेकिन इन द मीन टाइम जब तक हमें उतना पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाते हैं या ये पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे हाथ में जो है, अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपने हाईलाइट किया कि हेल्थ मैनेजमेंट में मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के अलावे और जो चीज है वो है बेटर
उसके रहने सहने का बेटर मैनेजमेंट, क्योंकि अगर बहुत सारे जो पैरासाइट्स है, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, उस पर कंट्रोल तो हम केवल बेहतर आवास मैनेजमेंट करके कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। फिर आपने बताया कि पोषक तत्वों की, अगर बहुत सारे पोषक तत्व का अगर अच्छा यूज हो और फीड पे हम प्रॉपर ध्यान दे कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, तो उससे भी काफी जो है डिजीज आउटब्रेक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के जो थर्ड स्पीकर है, ऑल्दो हमने उसको थर्ड नंबर पे रखा है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है ये, मतलब इम्पोर्टेंस के दृष्टि से अभी प्रथम भी बोल सकते हैं। तो मैं डॉक्टर पुष्पतम्बरे को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें और जो आज का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट हाउसिंग, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस या मॉनिटरिंग सर्विस, इन सब चीजों पे प्रकाश डालें। डॉक्टर साहब प्लीज। सबको नमस्कार सर, मेरा आवाज आ रही है ना? यस यस डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। Now we will see about the smart infrastructure for climate resilient housing, feeding, as well as digital extension service. Next slide, please. So smart management, what it means? It starts from breeding to how we are going to selling the animal. Everything, every small activity is having its own importance. For example, breed. Which breed we have to take it? Okay, we are taking that breed. For what purpose? What is the marketing demand? Whether it is for meat, milk, or wool, whether we are going for making a breeder farm or a fattener farm. I mean, whether you are going to make it an this one, you are going to sell the adult animal for breeding purpose or a fattening purpose. Then what type of housing you have to have it? Whether it should be minimal or it should be elaborate. Whether system of rearing will be extensive or intensive. Whether it is nearer to the urban area or whether it is in the rural area. Whether pastoral system or semi-intensive system. So everything we have to take a smart decision, because we have to see the financial strength of the farmers also. So next please. So if you see in this slide, housing management or shelter management, what are all the problems? So poor housing means inadequate space. There may be a improper ventilation, or there is no shelter at all given. And what is the condition of flooring or bedding? And what is the layout and design? Because first and foremost, when poor shelter is there, welfare of the animal will be reduced. The welfare of the animal is reduced means reproduction success will be reduced. Then there will be an economic loss, and ultimately animal welfare issue will be changed to farmer welfare because of loss. So next slide please. So here if you see what are all the proper design and layout, first thing is coming is space requirement. Space requirement in a very easily understandable way, let me tell. अभी तीन महीना का बच्चा, 6 महीना का बच्चा, 9 महीना का बच्चा और 1 साल का बच्चा और बड़े फीमेल बेड और मेल, इसके लिए चाहिए 2.5 स्क्वायर फुट, 5 स्क्वायर फुट, 7.5 स्क्वायर फुट, 10 स्क्वायर फुट, 15 और 20 स्क्वायर फुट। इसका मतलब 3 महीना बच्चा के लिए कम से कम 2.5 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए और 1 साल बच्चे के लिए कम से कम 10 स्क्वायर फीट चाहिए। फिर आप लोग पूछ सकते हैं ये क्या हम लोग इंच टेप लेके नापेगा फिर इतना देना पड़ेगा? ऐसे नहीं है। अभी हम लोग एक शीप शेड का अंदर जा रहे हैं, सारा जानवर खड़ा है, आप एक साइड में कर दीजिए। सो 1/3 of the
shed is filled with animal and 2/3 of the shed is empty. It means there is proper space is given. I mean it is a thumb rule. ठीक है, अभी दोपहर में आप लोग शेड के अंदर जा रहे हैं, अब देख रहे हैं सारा एनिमल बैठ के रूमिनेट कर रहे हैं, सो कम से कम आधा शेड खाली होना चाहिए, आधा शेड एनिमल से फिल होना चाहिए. सो ये वाला स्पेस क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेस होने से so that it can maintain all its behavioral pattern को, it can sit, it can stand, it can move around, so space is required. फिर हम लोग देखने से ठीक है मैं स्पेस दे दिया, अभी बड़े जानवर और छोटा जानवर साथ में मैं हाउस करूंगा, फिर भी प्रॉब्लम होएगा. ठीक है, आप बड़े को 15 स्क्वायर फुट दे दिया, इसके साथ 3 महीना बच्चा को आप साथ में रख दीजिए, इनको 2.5 फुट स्क्वायर फुट का जगह दे दीजिए, उससे काम नहीं होता है, क्योंकि एनिमल को एज वाइज भी रखना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल स्टेटस वाइज भी हम लोग अलग अलग रखना पड़ता है. कारण क्या है, जानवर कुछ दूध में है, लैक्टेटिंग शीप, इनका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है. क्या स्ट्रेस में है? बिकॉज ऑफ लैक्टेशन. वो एनिमल ड्राई एनिमल के साथ झगड़ा करके जाके खाना नहीं खा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लैक्टेटिंग एनिमल को अलग फ्लैग करो, फिर छोटा बच्चा को अलग फ्लैग करो, और 6 महीने के ऊपर का अलग फ्लैग करो, फिर मेल को अलग का हम लोग रखता है. इसका वजह से इनका पोशाक, आई मीन फीडिंग आल्सो इट विल बी टेकन केयर, और डिसीज स्प्रेड, बड़े जानवर से छोटे जानवर को डिसीज भी स्प्रेड नहीं होता है. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बायोसिक्योरिटी मेजर फार्म में, प्रॉपर क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, ये वाला होना चाहिए. और एक ठीक है, अभी मैं अलग अलग ग्रुप बना दिया, बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, बड़े को अलग ग्रुप बना दिया, मेल को अलग ग्रुप बना दिया, फिर ये क्वेश्चन आएगा, इस क्यों हम लोग ठीक है 100 एनिमल को एक शेड में डाल सकता है? नहीं है, 60 एनिमल ही रख सकता है. सर पहले स्लाइड को जाइए सर. सो ये लेआउट प्लेस ए मेजर रोल. अनदर थिंग इज हम लोग CSWRI ने वी हैव मेड इन डिजाइन लेआउट आल्सो. ये लेआउट में आप देखने से कैसे 100 एनिमल को किस तरह का शेड का अलाइनमेंट होना चाहिए, 500 एनिमल का कितना होना चाहिए. ठीक है, शेड के बारे में बोल दिया, कितना जमीन चाहिए ये शीप को खिलाने के लिए, उसके लिए आप देखने से कम 1 हेक्टेयर लैंड होने से फॉडर प्रोडक्शन 100 एनिमल का इट विल टेक केयर. So in this one you can see for 500 adult females at least we have to give 5 hectare of land. Another thing in the shed is floor. Floor मतलब जमीन सही हो गया, ड्राई हो गया, फ्लोर मैनेजमेंट ठीक हो गया तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. कारण क्या है, फ्लोर गीला होने से there will be spread of infection from the ground. Then another thing is if ventilation is not proper, फिर pneumonia, respiratory disease इसका problem होता है. So floor management is very important. And if you see the animal shed, सुबह आप जाके animal shed को एक राउंड कर दिया तो we can easily identify कहाँ problem है. फॉर एग्जाम्पल शेड नंबर 2 में अभी फ्लोर बीच में गीला है, इसका मतलब वहां का जानवर कोई जानवर इट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. और ठीक है, अभी एक शेड में आप जा रहे हैं, फीड बाकी बचा हुआ, फीडिंग ट्रफ में फीड बाकी है, इसका मतलब एनिमल्स आर ऑफ फेड, सो देयर इज सम इशू. सो शेड इज द प्लेस वेयर animal is spending around 60 or 50% of its life. So shed ka layout, design, floor management is very important. And also next slide please. Go local for economy.
कारण क्या है, एक sheep farm they have started, उसमें 50% of the expenditure is for your shelter. So it is better to use the local available material. For example, here you can see these are all photos taken from Northeast as well as in Karnataka. So they are using the tiles. And if you see the third picture, there we can identify that animals are in the slatted floor. कारण क्या है slatted floor? High humidity, high rainfall area. For example, Northeast or your Kerala. There we have to go for elevated flooring system. And next, please. Next, please. So, no, sir. Earlier slide. So, in case of Rajasthan type of climate, simple shade is enough. And these are all the silvipasser system developed by CSWRI in Avikanagar. And in this picture, you can see it is an Yagya type of housing for better ventilation, better dissipation of heat. Next, please. But if you see in Kodaikanal, same CSWRI, they have developed elevated housing system. A reason being that area is getting rainfall both from southwest monsoon as well as northeast monsoon. So for making clean wool production, we have to go for a slatted flooring system. Next, please. So in a peri-urban area, nowadays what happens, both sheep and goat, commercial farms are coming up and it is nearer to the urban area. So there we can go for two-tier type of housing system, so that in given space, we can go for housing the animal in the ground floor also, as well as in the top floor also. Next, please. Another thing in feeding, major challenges. Let it be South India, North India, or Northeast or Himalayan region. Seasonal fodder scarcity. That is the main issue. For example, in Himalayan region, we are having fodder scarcity during winter time. But in summer time, in Rajasthan, fodder scarcity is there. Another issue is low quality crop residues, where protein is the limiting factor. And it is associated with mineral deficiency, which is severely hampering the reproductive performance of the animal. Let it be, it is a large animal or small animal. Because of mineral deficiency, productivity of the sheep and profitability of the livestock enterprise is coming down. And what ICAR recommended solution they have given means for developing fodder banks in community level basis. Another is pasture area development. How we can go for pasture area development? With the advent of drone technique, it can be very easy to reseed the pasture land. Let it be the pasture land of Rajasthan or Himachal or Jammu Kashmir. So drone technique can be used for reseeding and replacing the pasture lands of our country. Then is going for silage making or hay making, so that surplus can be stored. These are all the major solutions, mainly for fodder unavailability or nutritional management mitigation. These three we can follow. Next, please. Then comes diversification. Diversification means climate resilient forage varieties, which is locally adaptable. Those things we can go for introducing the forage varieties. Similarly, that community property resources, I mean areas where tank bed, there we can go for fodder production. And similarly, we can go for contract
fodder contract farming for fodder production. That also we can go. Next, please. Next, please. So, if you no, sir, earlier slide, please. Earlier slide, sir. So, drought is a recurring process, whether it is in Rajasthan area or anywhere. So, drought may be though thin type of drought is there. For example, rainy season is from July to October. There may be an early season drought or mid-season drought. I mean, there will be a rainfall failure in the middle of the rainy season or late season drought. So what we can do, we have to identify the fodder crops, which is having shorter duration or longer duration. For so go for shorter medium duration fodder crop, so that it can be cut and carried before the drought commences. If then mid-season drought, go for longer duration fodder crop, so that the plant can withstand the mid-season drought. Then after the rain comes, it can revive later on. So contingency plan depends on drought. There is what season it is coming. Accordingly, we can mitigate the thing. Next, please. So another thing in livestock enterprise, whether it is a dairy, sheep, goat, or anything, integrated farming system approach is best, mainly because of resource recycling. Next, please. Here I am giving an example of a resource flow, how it will happen if you are going for small ruminant based integrated farming system. For example, you are keeping 20 sheep and 2 birds separately. What will be the return? A return is, for example, per animal, we are getting example I am telling 10 plus 2. 12 rupee, I mean 2 rupee from poultry and 10 rupee from sheep if you are keeping separate. But if you make it combined in the integrated farming approach, 10 plus 2 is not 12, it is 15. Because the waste from one enterprise is being used by other enterprise. For example, if it is a goat component or sheep component. And by scavenging the leftover feed, we can save the poultry feed. For example, we can go for a sheep manure. You can utilize in the fodder for fodder production, or you can directly sell the as a manure, or you can go for vermicompost, or you can use it for azolla production. And azolla production, it will be again supplementing the poultry component. And the manpower employment generated, it is more in case of integrated farming system when compared to separate farming system. Next, please. So next is how precision livestock farming. Is it possible in sheep? Yes, it is possible. It's not that precision livestock farming means a high-tech farm. Even a small additions like wearables, it can make a difference. For example, real-time tracking, yearly disease detection, mobile alert can be given. Next, please. So in this slide, you can see how sensor-based monitorable in the sheep can help. For example, if the animal is the way it is moving, we can identify whether there is a lameness. When the movement is more, might be the animal is in heat detection. Then body temperature, whether it is in heat stress or fever, those things we can identify. I mean, body wearable sensors.
And the sound, how it is giving the sound, whether animal is having some respiratory problem, whether it is coughing. So likewise, we can identify with these wearables. It is not much costly also. So one Roman bolus, it is an internal sensor. So whether motility is proper, any metabolic disorder is there. So all the thing we can make it. I mean, it is the need of our to this one add technologies to the sheep husbandry. And next, please. And it is not that only animal wearable. Even in a sheep shelter, you can put in static camera so that animal behavior can be this one. We can know the animal behavior. And the temperature sensor. When the temperature is increased, for example, temperature and humidity is more in the shelter. So we can improve the ventilation by fan or by opening the curtain. So all things can be combined together. At the end of the day, another thing is what is the gaseous content in the shed. If the gaseous ammonia content is increasing, then fan can be started so that gases can be removed. And at the end of the day, the precision livestock farming, it is not that we are thinking about the profitability. We are thinking about the animal welfare. Animal welfare will become better production. Better production means better return for the farm and the farmer. So we can tell that animal welfare is closely linked with the farmer's welfare. Next, please, sir. So regarding digital extension service, nowadays a lot of digital extension services has been started, but it needs to be improved, we can tell. For example, mobile application is there. Then WhatsApp and social media. It is everywhere. Country you go, WhatsApp is the best media for making a group and giving the suggestion to the farmers. Then Kisan call center is there. Kisan call center, government portals, government initiatives were there. Next, please. Next, please, sir. So if you see, nowadays language is not a barrier. I can talk in Tamil and it will be within no time, it will be translated into Hindi or English or French. For a reason is that Bhashini software by Government of India, I want to mention. In that, you give advice in Hindi, it will be converted to Bengali. So for farmers, language is not a barrier. If he is uneducated, it is not a barrier. And some other digital initiatives by National Livestock Mission, National Digital Livestock Mission is Pasu Aadhaar, like our Aadhaar, UID. Then eGopala is there, where the farmers can manage their livestock record and other things. And INAP is to track the animal health productivity in real time. Similarly, for nutritional platform is also there. For example, for dairy animal, Android-based software is developed by NDDP. In that, they can easily go for balancing the ration. Likewise, Pasu Sakhi app is there. Next, please. It is not that only for productivity or health aspect apps are there. There are apps for marketing channel also. For example, Himachal, HPSAMP, that is a marketing app where the farmers can check the mandi rates for wool, meat or live animal.
कितना में हम लोग दे सकते हैं, वो हम लोग को देख सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. So another thing is, we told that smart or precision livestock farming, the policy support should be there for subsidies for getting IoT sensor monitoring system, and of course the renewable energy installation. Let it be wind energy or solar energy or biogas energy. Already subsidy is there, and of course for livestock insurance schemes also coverage is there. And another thing is drought-prone region support. Other than these three, the support is needed for pastoralists also, because in pastoralism, more than 60 to 70% of sheep is being reared. And next, please. So, what are the priorities, future priorities? Or we can tell researchable or developmental. There is a need to apply precision farming tools, especially in small ruminant farming, because in dairy farming it is already there, and poultry farm, we can't tell poultry farm, it is poultry business or poultry industry. There AI and already going on in major way, and now need of our is that in small ruminant also we have to go for AI based or sensor based, so that resource can be efficiently used, and it will be a climate responsive management and healthcare for small ruminant. Thank you very much, sir. बहुत ही अच्छे तरीके से एक बेटर हाउसिंग फैसिलिटी जुटा करके वेदर, क्लाइमेट या इन्वायरमेंट का जो भी एडवर्सिटी है उससे हम कैसे स्मॉल रूमिनेंट्स को बचा सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, हाउ वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द शिप, उस पर भी आपने प्रकाश डाला. एंड देन फर्दर डिजिटल एक्सटेंशन, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट. तो बहुत ही अच्छा आपने बताया, और कुछ चीजें हैं जो हमें उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने हैं, तो निस्संदेह आने वाले 2 दशकों में हम लोग इसको करेंगे, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047. नौ एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम बात कर रहे थे, जब हम स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, और ब्रीडिंग स्ट्रेटेजिक होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हेल्थ और ये चीजें मैनेज हो जाती है. क्योंकि अगर हम बात करें अगर हमारे सोसाइटी में, तो पहले विवाह शादियों में क्या होती है, कुंडली मिलाई जाती है कि पंडित जी कुंडली मिला दो, देखो कि इसका वर वधू का जीवन कैसा रहेगा, बच्चे कैसे रहेंगे. और अब बात करें तो लोग सोचते हैं कि वो कुंडली मिलाना छोड़ करके डीएनए प्रिंटिंग मैच कर लो वर वधू के, कि भाई इन दोनों के जीनोम क्या बोलते हैं, इन दोनों के अगर मैरिज होंगे तो कहीं वो कजन मैरिज की तरह जो है एडवर्स इफेक्ट तो पैदा नहीं करेगा, या इसके फ्यूचर हेल्थ पर भी मॉनिटरिंग करें. तो केवल एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है कि फ्यूचर में इसको कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना हो सकती है, और हम उसको अर्ली डिटेक्ट करके उस हिसाब से प्रिवेंटिव कर सकते हैं. तो अगर हम शिप के स्ट्रेटेजिक ब्रीडिंग की बात करें, हेल्थ की बात करें और बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें, तो हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि ये जो है उसमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट और विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मैं इस आज के सामूहिक चर्चा के एक अंतिम जो सब टॉपिक है, इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर रेजिलिएंट एंड नेक्स्ट जनरेशन सीप प्रोडक्शन, इस पर अपनी बात रखने के लिए हमारे डॉक्टर राजीव कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि इस पर अपने पॉइंट्स प्रस्तुत करें. थैंक यू सो मच आदरणीय निदेशक महोदय, और इस चर्चा को मॉडरेट करने वाले हमारे आईबी कुमार जी और हमारे पूर्व वक्तागण और जो ऑनलाइन मोड और यहाँ हमारे श्रोतागण हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ. और पिछले हमारे वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से सीप प्रोडक्शन में आने वाले चैलेंजेस या सीप प्रोडक्शन अब भी कहाँ है, और जो विकसित भारत की परिकल्पना है 2047 उस पर हम क्या अचीव करना चाहते हैं. और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से इनॉर्मसली और बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत सारे आने वाले क्या हमने अचीव किया है और क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास है जो किसी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं या उस पर हमें काम करना है. तो मैं
इस चर्चा को, इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैं भेड़ उत्पादन में जो जैव प्रौद्योगिकी के जो नवाचार हैं, जो इनोवेशंस हैं, केवल उस विषय पे बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये विकसित भारत 2047 के संदर्भ में अत्यंत ही प्रासंगिक है, और जहां पशुधन प्रणालियों को बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवेन, अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलित एवं प्रौद्योगिकी संचालित बनाने की आवश्यकता है। इसमें जाने से पहले हम जानेंगे अभी एक संक्षिप्त में क्या चैलेंजेज है। हम जानते हैं वर्तमान में भेड़ पालन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, बीमारी का प्रकोप, कभी भी कोई इमर्जिंग डिजीज है, री इमर्जिंग डिजीजेज है, और उत्पादकता में कमी या कम उत्पादकता, पर एनिमल जो उत्पादकता है हमारे देश में सभी पशुधन में ऐसा माना जाता है कि कम है, जिसमें हालांकि पारंपरिक भेड़ उत्पादन प्रणाली जो है इस चुनौतियों पर अनुसंधान कर रहा है, जिसमें यदि जब प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी संचालित प्रणालियों के समागम में तेजी लाई जा सकती, इसके समागम से, जो कि भविष्य में आने वाले समय में भेड़ उत्पादन में स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और दक्षता सुनिश्चित करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। अभी रेजिलियंस की बात हो रही है। रेजिलियंस का मतलब होता है सिस्टम तनाव को झेलने की क्षमता किस प्रकार से डेवलप होती है। भेड़ उत्पादन में हम कहें तो इसका मतलब है कि सूखा है, गर्मी है या ठंडा है, कोल्ड है, इसे सहने की क्षमता जानवरों में कितनी है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग ऐसे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रोग प्रतिरोधक कितना है, इन समस्याओं को हम रेजिलियंस बोलते हैं। प्लस सीमित संसाधन, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, उस रिसोर्सेस में प्रोडक्टिविटी, एनिमल प्रोडक्शन को बनाए रखना किस ढंग से चाहिए, इसके लिए चैलेंजेज है हमारे पास, विशेष रूप से राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में जहां ऐसे चीज़ों की बहुत ही अधिक महत्व है। जब हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इससे हमारा कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्शन है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए। मीन्स जो हमारे पास रिसर्च डेटा है, जो डेटा है उस पर आधारित होना चाहिए, सटीक अनुमान के पशुधन पालन होना चाहिए, ना कि जस्ट एक्सपीरियंस से हमें जो मिलता है। जिनोमिक्स और डिजिटल उपकरणों जो हमारे पास पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से IoT इन चीज़ों का बहुत ही चर्चा किया है कि जिसमें जिनोमिक्स डिजिटल उपकरणों का एक समाहित या होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। दोनों को समाहित करने का मतलब है कि भविष्य में जो भी है भेड़ पालन है, ये अनुभव आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये साक्ष्य बेस्ड होना चाहिए, साक्ष्य आधारित होना चाहिए और ये पूर्वानुमानित होना चाहिए। पहले से प्रेडिक्ट करें, उस प्रेडिक्शन के बेस पे हम है जो कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं जीनोमिक्स, जिसमें डिटेल्स में बताया कि जीनोमिक्स ने शिप ब्रीडिंग को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले सिलेक्शन जो होता था फिनोटाइप देख के होता था, बल्कि अब जो है, जो अभी चर्चा में आया भी कि जो फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, अब जो सिलेक्शन होता है वो DNA देख के होता है। इसमें शीघ्र चयन, उच्च सटीकता, तेज अनुवांशिक लाभ अगली पीढ़ी को ब्रीडिंग का एक आधार बनाती है। हमारा देश और हमारा इस संस्थान इससे अछूता नहीं है। अभिसान भेड़ हम सभी जानते हैं, जहाँ की एक सिंगल जीन म्यूटेशन को देख के हम उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, उसको प्रोपगेट कर रहे हैं, और पूरा देश इस चीज़ को जान रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है इस संस्थान के लिए। मैं आगे चर्चा करूंगा जीनोम एडिटिंग की, जो कि बहुत ही प्रिसाइज और स्पीड के साथ अभी काम कर रहा है। बहुत सारे जीनोम एडिटिंग है, लाइक टैलेंस है, जिंक फिंगर न्यूक्लिएजेज है, लेकिन अभी जो सबसे कारगर जो है साबित है, जो हम जिसपे संस्थान पूरा ICAR और पूरा देश और पूरा विश्व काम कर रहा है, वो है CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इसकी मदद से विशिष्ट जीन्स को संशोधित किया जा सकता है, बहुत ही प्रिसाइजली संशोधित किया जा सकता है, जो कि भेड़ उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अत्यंत ही सहयोगी साबित हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि भेड़ को एक 5 स्टार एनिमल बोला जाता है, 5 सितारा जानवर बोला जाता है, क्योंकि मांस, ऊन, दूध के साथ साथ खाद और हाइड भी प्रदान करता है। तो जीनोम एडिटिंग एप्लीकेशंस में उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मांस बढ़ाने के लिए क्या है, कुछ ऐसे जीन्स की पहचान की गई है जो कि अगर उसमें हम प्रिसाइजली कुछ करें तो मांस उत्पादन बढ़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मायोसिटीन जीन है, जिसकी एडिटिंग कर मांसपेशियों की वृद्धि से मांस उत्पादन क्षमता में देखा गया प्राय 20 से 30% की वृद्धि की जाती है। हालांकि ये अनुसंधान कार्य अभी
प्रारंभिक चरण में है, रेगुलेटरी फेजेज में है, लेकिन और कंटेम्प्रेरी जो दूसरे कंट्रीज है उसमें इन्होंने काम किया है, और काउंसिल ने, परिषद ने हमें भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे काम करने के लिए आने वाले समय में ये बहुत ही एक्साइटिंग फेज होगा और रैपिडली डेवलपिंग फेज है, और इससे भविष्य में भेड़ उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण टूल के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ जीनों की पहचान की गई है जिसको एडिट करके ऊन तथा मिल्क की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में को बढ़ाई जा सकती है। बहुप्रज भेड़ की जब हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रोलिफेरेशन की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं अभिसान एक बहुत ही सक्सेसफुल उदाहरण है जिसमें कि पर शिप मोर शिप देने की क्षमता है। एक बज बर्ड है प्रोलिफिक शिप, जिसे जीनोम एडिटिंग तकनीक से और अधिक इफिशिएंट बनाया जा सकता है। इसमें दूसरे जीनों का भी समागम करके इसमें और भी गुण हम दे सकते हैं। प्रोलिफिक के साथ साथ अगर डिजीरेशन हम दे सकते हैं, मसल म्यूटेशन दे सकते हैं, तो मांस उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि एक बहुत अच्छा विषय है जिसमें भी कुछ जीनों की पहचान की गई है, अगर हम उसको समाहित करें सेलेक्टिव या जीनोम एडिटिंग तकनीक से, तो हम उस प्रकार की भेड़ें पैदा कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से कम लागत में पाली जा सकती है, जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। हालांकि इसमें कुछ नियामक चुनौतियां भी है और रेगुलेटरी फेज में है। हमारा देश भी, हमारा परिषद भी इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने जा रहा है और इसी इनिशियल स्टेज में है। कमिंग 20 ईयर्स जो 2 डिकेड है, जो कि विकसित भारत के लिए जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 2 ईयर्स बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए बहुत ही एक्साइटिंग फेज है, और खास करके एनिमल प्रोडक्टिविटी को कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की मदद से बढ़ाया जाए, ये आने वाले समय में एक बहुत ही गोल्डन पीरियड, मैं कह सकता हूँ इसको कि गोल्डन पीरियड है इस क्षेत्र में। आगे चर्चा में मैं बात करूंगा क्लाइमेट बायोटेक की। जो क्लाइमेट बायोटेक्नोलॉजी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट हम भी जानते हैं कि भारत के पास मजबूत पशुधन आधार एवं आनुवंशिक विविधता है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जीनोमिक बुनियादी ढांचा तैयार करके भेड़ उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात किया और अदर चीज़ों की बात किया। एक मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा इसमें जो क्लाइमेट बायोटेक्नोलॉजी में रूमेन माइक्रोबायोम की बात करता हूँ। रूमेन माइक्रोबायोम जो है उत्पादकता का एक बेहद महत्वपूर्ण कारक है, जो इन बातों को निर्धारित करता है कि चारे का पाचन, जो फीड पाउडर हम खाते हैं उसका पाचन, ऊर्जा का, एनर्जी का कैसे उपयोग किया जाए, मीथेन उत्सर्जन कैसे कम किया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग टूल से माइक्रोबायोम में बदलाव किया जा सकता है, हम सभी जानते हैं, ये करना संभव है। हमारे यूरोपियन कंट्री में इस पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान हो रहे हैं और हम भी इस दिशा में काम करना चाहते हैं, जिससे भेड़ पालन में मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। इसके साथ भी हम जानते हैं कि जीनोम बायोडाइवर्सिटी जीवाज जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसकी मदद से हम कुछ ऐसे जीन की पहचान किए हैं जो कि भेड़ों में और अन्य जीवों में रेसिडुअल फीड इंटेक मीन्स उसकी रेसिडुअल RFI एक बहुत अच्छा टर्म है, जिसमें कि कम एनर्जी में ही वो सब एनिमल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कम फीड खा के भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें कि बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं जो कि हमारे पास अभी है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी इसमें काम कर रहा है। ये इमर्जिंग साइंस है और मैं फिर दोहराता हूँ कि आने वाला समय इसके लिए बहुत अच्छा है, जो कि शिप प्रोडक्टिविटी, अदर एनिमल प्रोडक्टिविटी को बायोटेक्नोलॉजी के मदद से रैपिडली बढ़ाया जा सकता है। ये एक अलग साइंस नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जो बाकी साइंस से इंटीग्रेट होकर काम करेगा और ये इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। और आगे की बात मैं करूँ तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें एक है RIP मीन्स रिसर्च, बेहतर अनुसंधान, I स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचे का विकास। जो आने वाले समय में जो डिमांड है उसके लिए हमें बुनियादी ढांचा डेवलप करना होगा, लैब को उस ढंग से रखना होगा जिससे कि अधिक से अधिक हम उन चीज़ों को हम यहाँ अपने लैब में लाके कर सकें। उसके साथ साथ है पॉलिसी सपोर्ट, वी आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम काउंसिल, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए बहुत सारा सपोर्ट दिया जा रहा है। साथ में जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, मैन पावर होना चाहिए वो जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को समझे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करे और न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करे। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है लैब टू लैंड लिंकेज की बात है। कोई भी टेक्नोलॉजी लैब में हम बनाते हैं, अगर
किसी प्रोडक्शन यूनिट में या किसी दूसरे लैब में या किसानों के तापादर के पास नहीं पहुंचता है तो टेक्नोलॉजी कभी भी काम नहीं करेगा, उस टेक्नोलॉजी की कभी भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी है जो हमेशा हमें अपस्केलिंग करने की जरूरत हो या उसे किसानों तक या उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके तक पहुंचाने की बात होती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैव प्रौद्योगिकी सिर्फ एक उपकरण नहीं, एक टूल नहीं है, बल्कि यह आने वाले पीढ़ी के लिए एक रेसिलिएंट जो है सीप प्रोडक्शन के लिए एक बैकबोन का काम करेगा। भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भेड़ उत्पादन है ये प्रेडिक्टिव होगा, प्रिसाइज होगा एंड क्लाइमेट स्मार्ट होगा, जो कि विकसित भारत 2047 के विजन में सीधे अपना योगदान देगा। आप सभी का नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही क्रिस्प वे में जो बायोटेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन है जो कि नेक्स्ट जेन सीप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही अच्छा आपने प्रकाश डाला। और अगर हम इन सारी चर्चाओं को देखते हुए अगर बात करें तो कोई भी इनोवेशन अपने आप में अलग थलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोरिलेटेड है और एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट करता है और ये भी देखता है कि कितना कॉम्पिटेबल है। जब कोई भी इनोवेशन दूसरे रिलेटेड इनोवेशन के साथ कंपेटेबल नहीं होगा तो फिर उसकी वो यूटिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर हम सिर्फ ब्रीडिंग में इनोवेशन की बात करें तो वहां पर हेल्थ मैनेजमेंट में इनोवेशन आवश्यक है और हेल्थ मैनेजमेंट में इनोवेशन के लिए आपको हाउसिंग और न्यूट्रिशन में इनोवेशन वो कनेक्टिंग जरूरी है। और सो जो बायोटेक्नोलॉजी का है तो ऑल इनोवेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि सामूहिक प्रयत्न है और बहुत ही अच्छा जस्टिफाई करता है कि हम इसीलिए आज सामूहिक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये स्क्रीन शेयरिंग को क्लोज कर दे और सारे जितने भी हमारे वर्चुअल जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको एक बार स्क्रीन पे लाए। और इससे पहले कि मैं आज के इस सामूहिक चर्चा की अध्यक्षता करें, डायरेक्टर साहब का आह्वान करूं कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क दे, मैं इस मंच को खुला छोड़ता हूं ओपन डिस्कशन के लिए कि जो भी कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी हम इनोवेटिव जो चारों एस्पेक्ट पे हमने बात किया, चाहे सीप ब्रीडिंग को हो, हेल्थ मैनेजमेंट का हो, हाउस मैनेजमेंट का हो, न्यूट्रिशन पे हो या बायोटेक्नोलॉजी पे हो, जिस भी टॉपिक पे आप कुछ पूछना चाहे या कुछ ऐड करना चाहे तो आप आमंत्रित है, अपना माइक ऑन करें, बोले और बोलने के बाद अपना माइक ऑफ कर दे। थैंक यू। प्लीज। एनीवन? डॉक्टर चोपड़ा, आर यू देयर? डॉक्टर आशीष चोपड़ा? डॉक्टर पचप्पन, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? ऐसा कोई नहीं आएगा, यदि कोई नहीं है तो प्रोग्राम आगे करें। हमारे पास एक फिजिकल प्रेजेंट भी कुछ पार्टिसिपेंट्स है। डॉक्टर नागराजन, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्लीज, यू आर वेलकम। सभी को नमस्कार। राजीव ने बहुत अच्छी तरफ को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था, बट उसमें मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली वो जो भी है शीप में वो फ्यूचर में एक अपने मनुष्य के साथ में जोड़ के रखा है। मेनली ये जानवर का हम लोग बायोमेडिकल रिसर्च के रूट पर लेके जा सकता है, क्यों नहीं, आइडियल एनिमल मॉडल भी है एंड इसके अंदर हम लोग और आगे काम करना है, मतलब ढूंढना, मतलब नया नया थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स का सोर्स भी हो सकता है। इसलिए इस जानवर को जीन लेवल हम लोग अच्छी तरह को माइंड करना चाहिए है। एंड तीसरा चीज, अभी जो भी है नया बीमारी आ रही है एंड री एमर्जिंग डिसीज भी हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग अभी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी राजीव ने बोला है, वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग नया जनरेशन वैक्सीन भी बन सकता है। एंड और चीज है इसमें ड्रग डिस्कवरी है, क्यों ना आजकल एनहेलमेंटिक रेसिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बहुत हो रहा है, उस कारण से हम लोग दूसरी ड्रग नया नया दवाई ढूंढना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस में भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करके हम लोग आगे काम ले सकता है। और आप ऑलरेडी जानते हैं शीप में मिल्क बहुत कम है, वो बढ़ाने के लिए में भी हम लोग नया नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके मतलब दूध का मतलब उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए मौका भी आने वाला है।
इतनी चीज में जोड़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूबल रिमार्क्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार जी को भी देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सामूहिक चर्चा में? तो आप अपना माइक ऑन करें और बोले प्लीज। डॉक्टर विजय कुमार। अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा था और सभी को सुना है और लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिए गए। अभी इसमें एक और बहुत बड़ा इशू जो है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, है बहुत कम, लेकिन दूध का जो है, दूध के लिए डेयरी शीप का डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसमें दूध को भी थेरापेटिक यूज में यूज करने के लिए हम इसमें करें तो उसका वैल्यू एडिशन भी होगा और उसका जो है ना यूज भी होगा। और थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन उसको करेंगे तो आगे फ्यूचर में शीप की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ये काम। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूबल रिमार्क्स। और कोई भी अगर कुछ कहना चाहे तो? अगर और कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं इस सामूहिक चर्चा को अब आखिरी चरण में ले जाना चाहूंगा और मैं इस सामूहिक चर्चा की अध्यक्षता करे हमारे निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि सब कुछ को समराइज करते अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे सर। थैंक यू आईबी। आज की इस सामूहिक चर्चा में सभी साथियों का स्वागत है और निश्चित ही आज जो हम लोगों ने जो टॉपिक रखे, आज हमारी दूसरी सामूहिक चर्चा थी, वो बहुत ही सामायिक थे और 2047 जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है उसको देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जिसमें पहला डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जी का था जो हमारे हेड हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के। उन्होंने प्रेजेंट सिनेरियो शीप का क्या है और फ्यूचर स्ट्रिक्ट जो ब्रीडिंग प्लान है, वो स्ट्रेटेजिक जो ब्रीडिंग प्लान है कि कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करें, क्या हर्डल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनके लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। डेफिनेटली जो हमारे लिसनर थे उनको काफ़ी कुछ इसमें सुनने और सीखने को मिला होगा। हमारे जो दूसरे प्रेजेंटर थे जो वन हेल्थ को लेके डॉक्टर सोनावाने जी जो हमारे हेड हैं शीप हेल्थ के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और ओवरऑल हेल्थ और शीप हेल्थ को उन्होंने कोऑर्डिनेट करते हुए कैसे वो एएमआर से के इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया और क्या क्या एसओपीज फार्म पे और फील्ड पे होनी चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन डॉक्टर सोनावाने जी ने किया। तीसरे हमारे प्रेजेंटेशन जो था, स्पीकर जो थे हमारे एनटीआरएस घरसा से हेड एनटीआरएस थे डॉक्टर पुरुषोत्तमन। उन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट जो प्रिसीजन लाइवस्टॉक फार्मिंग सी फार्मिंग के ऊपर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और कैसे पर एनिमल प्रोडक्टिविटी एक क्लाइमेट रिजिलेंट को देखते हुए कैसे हम क्या कुछ कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, फ्यूचर को देखते हुए फ्लोरिंग कितनी हो, कितनी फीड रिक्वायरमेंट हो, कैसी हाउसिंग हो, क्या ब्रीडिंग प्लान हो या हेल्थ क्या क्या, उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। चौथा जो लेटेस्ट टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल जो जीन लेवल पे जाके हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो शीप के, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार जी ने जो खुद भी यहाँ पे एक कई प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको एक नए इरा के रूप में प्रेजेंट किया और डेफिनेटली आने वाले समय में हम जो शीप के जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, प्रोलिफिकेसी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मीट और जो वूल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर या मिल्क यील्ड के ऊपर भी इस पे काम करें। एक सजेशन डॉक्टर विजय कुमार जी का वहाँ से आया था। डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि एक नेशनल प्रोजेक्ट जो नॉन बोवाइन मिल्क के ऊपर आ रहा है उसमें हम लोग पार्टनर हैं और उनकी जो सजेशंस था उसको हमने उसमें रखा है और शीप मिल्क की थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर भी हम लोग आगे आने वाले टाइम में हम काम करने वाले हैं। तो आज मैं सभी जो मेरे स्पीकर्स थे, जो मेरे साथी थे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट की गहराई को समझते हुए बहुत प्यारी सी सिंपल सी लैंग्वेज में आज प्रेजेंट किया। डेफिनेटली शीप सेक्टर जो है इंडिया में आने वाले समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत बड़ा सेक्टर है और खासतौर से एरिड और सेमी एरिड, ये यूँ कहूँ कि ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए ये एक लाइवलीहुड के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। डेफिनेटली इतना बड़ा सेक्टर के साथ बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से इश्यूज हैं, हर्डल हैं, जिसमें डॉक्टर मिश्रा ने और डॉक्टर सोनोने हमारे स्पीकर्स ने बहुत सी चीज़ों को छुआ है। लेकिन 2047 में क्योंकि हमें अपने देश को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है,
उस एरियाज में उन इश्यूज पे भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसमें मेन रूप से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड और इलाइट एनिमल्स का एक बहुत बड़ा इश्यूज है। क्योंकि इसमें डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि हमें फार्मर्स को प्योर ब्रीडिंग पे और सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे उसको एजुकेट करना है, और इंटर मिक्सिंग जो हमारे जो ब्रीडिंग हो रही है इसको हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा। और जिस तरह से हमें क्रॉप का सीड अवेलेबल होता है, इस प्रकार से हमारे एनिमल का भी सीड हब बने और फार्मर पार्टिसिपेटरी अप्रोच में हम लोग काम कर पाए। एक और सबसे बड़ा इश्यूज, क्योंकि ये पास्चर में जाते हैं, ग्रेजिंग एरिया में है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड पास्चर और प्रोडक्टिव पास्चर की बहुत बड़ी कमी है। अर्बनाइजेशन के कारण या जो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो रहा है इसके कारण इसका एक पास्चर डेवलपमेंट पे भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यदि हम बात करें कि फीड और फोडर अवेलेबिलिटी भी हमारे देश में लार्ज एनिमल के लिए भी बहुत कम है, तो शीप और गोट के लिए तो हम क्या ही बात करें। देश में लगभग 36% जो है ग्रीन फोडर की स्केर्सिटी है, और लगभग 44 और 46% हमें जो कंसंट्रेट के जो मटेरियल्स हैं इनकी कमी है। तो इन कमियों पे भी हमें काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इशू हेल्थ सर्विसेज हमारे हर एनिमल तक, पर्टिकुलरली हम शीप और गोट में इसको हमें देखने की जरूरत है। ये एक इग्नोर्ड हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इग्नोर्ड सेक्टर है, और जो टेक्नोलॉजी हेल्थ में हम लोगों ने डेवलप की है एंड यूजर तक हमारी पहुंचे, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ये एक कुछ इश्यूज हैं। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मार्केट किसी और के हाथ में, प्रोडक्शन कहीं और है, तो इसको लिंकअप करने की भी जरूरत है। क्योंकि टारगेट हमारे यहाँ आगे लगभग हमें 20 साल और बचे हैं 2047 के लिए, उसको देखते हुए हमें कुछ काम करने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है जो मिश्रा जी ने कहा, there is a need of urgent need of shifting the management system. We have to shift our rearing system from extensive to intensive, intensive to semi-intensive, और semi-intensive to stall feeding. सो ये बहुत और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि दिन के लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप 200 एनिमल को बाड़े पर रख के पाल सकते हैं, और दिन के बाकी समय में आप दूसरे ऑक्यूपेशन सर्विसेज जो आपके काम है वो कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को एट द अर्लीस्ट वी हैव टू अडॉप्ट इट। दूसरी इसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली हमारे पास 46 प्लस ब्रीड है। इसके अलावा हमारा कहना है और मानना है कि मोर देन 50% जो शीप अवेलेबल है वो अननोन काइंड की है, तो उसको हमें इम्प्रूव करना है या ग्रेडिंग अप करना है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मिश्रा ने कि स्ट्रेटेजिक क्रॉस ब्रीडिंग हमें लेके आनी है। तो मेरा तो ये कहना है कि यदि हम स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट या ग्रेडिंग अप, जो 50% जो पुअर परफॉर्मिंग एनिमल अभी बचा हुआ है, जिनकी अभी पोटेंशियल का पता नहीं है, तो उसकी तरफ हम यदि क्रॉस ब्रीडिंग और ग्रेडिंग अप को लेके जाते हैं तो एक बूम, एक बम्पर ग्रोथ हमारे शीप सेक्टर में आएगी, और ये काम हमें एट द अर्लीस्ट करना होगा। एक बात आती है कि हम लोगों ने प्रोलिफिकेसी के ऊपर अविकानगर ने काम किया, एंड वी हैव डेवलप्ड दिस अविशान। सो अब आगे प्रोलिफिकेसी वापस गैरोल की बजाय हम अविशान को लेके करें, तो ये एक बहुत बड़ा फर्स्ट हैंड जो प्रोलिफिकेसी है हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम होगा। एक स्टॉल फीडिंग जो इकोनॉमिक मॉडल है, इसके ऊपर भी हम लोगों को रेडी टू यूज मॉड्यूल हमें लेके आने होंगे, ताकि फार्मर्स उन मॉड्यूल के हिसाब से एक जो हमारे जो फीड न्यूट्रिशन के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अवी बाटिका या कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाया है या मेमना प्रास बनाया है, तो इसकी मार्केट भी अवेलेबल हो, कमर्शियली चीजें बाजार में जाए, टेक्नोलॉजी बाजार में जाए, इन सब चीजों को हमें देखना है। एक हम लोगों को या हमारे एक पॉलिसीज को कहीं लिंकअप करना है कि सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, एक प्लेटफॉर्म बने जहां हम लोग इनपुट्स को ले सकें, और हमारे आउटपुट जो एनिमल है या ऊल है या मिल्क है या मैन्योर है, इसकी हम पशु हाट हो या ई पशु हाट हो, इसके ऊपर भी हम लोगों को जाने की आवश्यकता है। और हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड इंश्योर 100% वैक्सीनेशन ऑफ ऑल एनिमल्स, इवन डिवॉर्मिंग आल्सो। तो क्योंकि हमारा एनिमल जीवित रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमें हेल्दी प्रोड्यूस मिलेंगे। डेफिनेटली वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर एक्सटेंशन सर्विसेज आल्सो, क्योंकि टेक्नोलॉजी लैब में बन रही है, लैब लैंड टू लैंड जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यदि टेक्नोलॉजी 50% भी हम लोग एंड यूजर तक पहुंचा पाए कि ब्रीड और फीड, उसकी हाउसिंग और हेल्थ इश्यूज की जो CSWR है, क्योंकि वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट वर्किंग इन दिस एरिया, तो हमारा ये दायित्व है, हमारी एक्सटेंशन की का टीम का है कि हम जो सी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इनके अथॉरिटीज के साथ मिलकर हमारी अपनी
जो रीजन स्पेसिफिक जो वर्कशॉप है वो करें और अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ लेके जाएं। हमने अभी 2 वर्कशॉप की थी, एक तो इस जोन के लिए केवीके की वर्कशॉप की थी जिसमें सभी केवीके साइंटिस्ट को हमने यहाँ बुलाया था। दूसरी वर्कशॉप हमने दूसरे जोन अटारी के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश में की थी कि हमारे इंस्टीट्यूट CSWRI क्या कुछ कर रहा है, तो वी हैव टू एजुकेट आवर एक्सटेंशन पीपल्स। एक स्किल डेवलपमेंट ऑफ फॉर all kind of stakeholders. It involves the veterinary officers, livestock keepers, farmers, students, सभी के लिए स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन जो कि अभी बहुत कम है, आने वाले समय में इसको हम 30 से 40% भी लेके गए तो एक बहुत बड़ा बूम आएगा कि हम कैसे वूल को, मिल्क को, मीट को वैल्यू एडेड करके कुछ मार्केटेबल प्रोडक्ट लेके हम फील्ड में आए। और साथ ही साथ क्योंकि हमारा एनिमल जो है ना फॉडर प्रोडक्ट जो ग्रेजिंग पे जाता है, पास्चर पे जाता है, बहुत बड़ा सेक्टर अभी माइग्रेशन को फॉलो करता है, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है। तो उसमें उसको देखते हुए हम लोगों को एक जो हमने एवीमेल बनाई है तो इसको भी हमें एक्सटेंशन सर्विसेज में लाना होगा कि उनके जहाँ गैदरिंग पॉइंट है वहीं पे जाके कॉमन फैसिलिटी सेंटर को हम डेवलप करें, विकसित करें और वहाँ पे इस तरह की लेबोरेटरी अपनी अप्रोच में जाए, उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, उसका वैक्सीनेशन हो, उसकी शेयरिंग हो, ये सब एक्टिविटी, उनके बच्चों की एजुकेशन हो, मतलब फार्मर्स का भी नहाना धोना खाना, ताकि उसके भी हेल्थ एक अच्छी हो सके। तो इन सब एस्पेक्ट को मिलाते हुए हमारा इंस्टीट्यूट आने वाले समय में 2047 का जो टारगेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि हम अपने देश को विकसित बनाएं, मैं इसी उम्मीद के साथ कि हमारा इंस्टीट्यूट का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी, एक एक जो ऑफिसर है वो इंस्टीट्यूट की विजिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी पर यूं ही काम करता रहे ताकि हमारा देश 2047 तक शिप सेक्टर में, शिप कंट्रीब्यूशन में एक अपने आप को साबित कर सके। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः आप सभी जो कल सामूहिक चर्चा हुई थी उनके जो स्पीकर से, जो आज हमारे स्पीकर से और जिन्होंने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया है, जो आगे आने वाले टाइम में भी जो हमारे जो भी लेक्चर हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म पे लोग शायद हम लोग अपलोड करेंगे और हमारे स्टेक होल्डर्स भी इन चीज का फायदा उठाएंगे। मैं पुनः आप सबका और मॉडरेटर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं मिस्टर IB कुमार जी, इसका धन्यवाद देता हूँ उस पॉलिसी मेकर का जो ये कर्मयोगी मिशन लेके आया है और जिसके माध्यम से इस तरह की एक वेव चली है कि हम लोग अपने सामूहिक चर्चा कर सकें, अपने जो स्पीकर्स के जो एक्सपर्ट कमेंट्स हैं उसको हम अपलोड कर सके। पुनः आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू IB जी एंड ऑल स्पीकर्स। धन्यवाद सर। और हम इस आज के इस सामूहिक चर्चा का समापन करते हुए हम 2-4 शब्द कहना चाहेंगे। नॉर्मली आपने ध्यान दिया होगा कि इसका नाम सामूहिक चर्चा क्यों रखा, मीटिंग क्यों नहीं रखा? क्योंकि मीटिंग बहुत सारी हो जाती है, लेकिन फिर उसको जब कुछ आउटकम नहीं आ पाता है, कई बार हम बोलते हैं कि ऑफिसर्स मीटिंग इसलिए करते हैं ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी और पे डाल सके और अपने आप को उस चीज से फ्री कर सके। लेकिन सामूहिक चर्चा क्या है, एक तरीके से है ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब अपने आप को हम रिफ्रेम करें, अपने आप को लोकेट करें कि कहाँ लोकेट होकर के हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमसे संबंधित है उसको हम अपने ऊपर ले, हम उसे ऊन करें और हम उसे डिस्पोज करें। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये सामूहिक चर्चा जो है किसी एक अन्य मीटिंग की तरह जो है यूं ही इस हॉल में या कुछ 2 घंटे में सीमित नहीं रह जाएगी, ये आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमने देखा कि हमने इनिशियली टाइम शेड्यूल किया था केवल 1 घंटा 15 मिनट के लिए और अब हम ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहा और सारे पार्टिसिपेंट ने भी काफी इंटरेस्ट लिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज का ये सामूहिक चर्चा एक तरीके से हमारे आने वाली IRC के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की तरह हो गया कि हमें ये थोड़ा सा क्लू देगा कि आने वाले IRC में जो हमारे करंट रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको हम कैसे रिफ्रेम करें, रिडायरेक्ट करें या रिडिफाइन करें। उसके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग होगा कि ताकि हम जो आने वाले जितने भी IRC रहेंगे उसके थ्रू कैसे हम आने वाले 2 दशक में रिसर्च प्रोजेक्ट को हम अडॉप्ट करें और जो जरूरी है उसको थोड़ा सा प्राथमिकता दे, जो उतना जरूरी नहीं है फिलहाल उसको हम सेकेंडरी स्टेज में लाए और जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी अवेलेबल रिसोर्सेज में हम बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करते हुए हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना योगदान करें।
तो मैं इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सारे अपने जितने भी स्पीकर्स हैं, सभी स्पीकर्स का, हमारे इस चर्चा को अध्यक्षता की डायरेक्टर साहब ने, उनका, और जितने भी हमारे पेशेंट लिसनर हैं उन सबों का धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।